अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। थैंक यू वेरी मच जिसने मुझे ज्वाइन किया था कल 5 बजे सोशल मीडिया पे फॉर द बिग अनाउंसमेंट को यहाँ पे रीइटरेट भी करेंगे। ख़ास तौर पे बताते चलें आप वो तमाम लोग जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप्स के बारे में बार बार पूछते रहते थे कि सिद्रा पहले आप ये वर्कशॉप्स करती थी कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से माफ़ कीजिएगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, तो इसमें इतना बड़ा ब्रेक क्यों आया है। आई हैड बिन बिजी विद द शो एंड ऑफ कोर्स ऑल द अदर प्रोजेक्ट्स, लेकिन अब दोबारा से ये सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं और सबसे पहली डेस्टिनेशन मेरे लिए होगी पेशावर। आई हैव बिन टू पेशावर ओनली अ फ्यू टाइम्स और वो भी बहुत कम एंड गो वाली मेरी ट्रिप्स रही हैं जिसमें सुबह आए शाम में चले गए, लेकिन इस दफ़ा आई एम स्पेंडिंग अ फ्यू डेज़ इन पेशावर, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और ख़ास तौर पर पेशावर की यूथ से आप लोगों से मुझे सबसे ज़्यादा कॉमेंट्स फीडबैक मिलते हैं, तो हमने सोचा कि ये पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वर्कशॉप्स का आगाज़ शहर पेशावर से ही किया जाए। तो इसके लिए जो डेट आपने मार्क करनी है वो है सैटरडे 28 सितंबर, यानी 28 सितंबर को माय वर्कशॉप ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग विल हैपन इन पेशावर। बहुत जल्द मैं इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की डेट्स भी अनाउंस करूँगी, लेकिन आप में से वो लोग जो पेशावर में हैं, कम अज़ कम उम्र आपकी 16 साल होनी चाहिए इस मास्टर क्लास के लिए। ये मास्टर क्लास है, 2 आवर्स का सेशन होगा जिसमें हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक्स के ऊपर और इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग पे। अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं तब भी आपको हेल्प करेगा, अगर आपने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस ली हैं और अपने आप को काफ़ी पुरएतमाद समझते हैं तब भी दीज टिप्स आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे इन बोथ योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ एंड इवन योर एकेडमिक लाइफ। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली सिर्फ 50 स्पॉट्स हैं जी, सिर्फ 50 लोगों की ये वर्कशॉप होगी और मेरी उम्मीद है कि इसमें से आधी एटलीस्ट ख़वातीन ज़रूर हों। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टेक अ लुक एट once again the details of registration on my social media as well as my Instagram पे, Facebook पे आप देख सकते हैं और इसके बारे में मज़ीद भी बात करते रहेंगे। अच्छा जी, जब हम किसी भी अपनी स्किल के ऊपर मेहनत करते हैं, ख़ास तौर पे अगर अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर मेहनत करते हैं, अपनी एक्सप्रेशन पावर के ऊपर मेहनत करते हैं, तो हमारा ख्याल ये होता है कि दिस इज़ गोइंग टू मेक अस हैप्पियर। और ख़ास तौर पे जो आपके इर्द गिर्द रियलिटी होती है, कई चीज़ें होती हैं हम कहते हैं रियलिटी से आँख नहीं चुराया जा सकता, ये सब तकालीफ, ये सब चैलेंजेस, ये सब प्रॉब्लम्स बड़ी रियल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हम में से हर शख्स अपनी रियलिटी को खुद चूज़ करता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी इर्रिफ्यूटेबल फैक्ट्स हैं सिद्रा, इस पे आपस में कैसे इख्तिलाफ किया जा सकता है, अगर महंगाई है तो है, अगर लोड शेडिंग है तो है, अगर प्रॉब्लम सड़क टूटी हुई है तो सड़क टूटी हुई है। लेकिन क्या कभी आपने किसी एथलीट को नहीं देखा जो अपनी धुन में मगन होता है, या वो स्टूडेंट्स जो यही हालात उनके लिए भी हैं, यही मुश्किलात उनके लिए भी हैं, लेकिन वो अपने कॉलेजेस में, अपनी चोजन फील्ड्स में टॉप करते हैं, एक्सेल करते हैं, और आप सोचते हैं कि हमने कई आपको ऐसी स्टोरीज़ दिखाई हैं जो बड़े ही डिसएडवांटेज्ड एरियाज़ हैं, अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पे शायद हमारे पॉलिसी मेकर्स की नज़र नहीं जाती। वहाँ वायलेंस भी है, वहाँ पे प्रिविलेजेस कम भी हैं, वहाँ पे आसाइशें, अपॉर्चुनिटीज़ कम भी हैं, लेकिन फिर भी इंसानी लगन का, इंसानी मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में व्हेन वी से दैट यू चूज़ योर ओन रियलिटी, कहने का मकसद ये है कि या तो आप उस टूटी हुई सड़क को देखकर क्रिप कर सकते हैं, अपने आप को ड्रेन कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, सुबह सुबह ये सोच सकते हैं कि हाय बेचारी मेरी ज़िंदगी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा नहीं मुमकिन था कि मैं कहीं अमेरिका या किसी यूरोपियन मुल्क में पैदा हो जाता। या फिर आप उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने काम में एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन जी जब हम बाहर के ममालिक में सयाही जो हमारे मकामात हैं उस पर जाते हैं, तो व्हाट इट डज़ इज़ कि हमें अपनी रियलिटी को थोड़ी देर डिस्कनेक्ट करने का मौका देता है। वही सड़क, वही रास्ता, वही रूटीन से आप थोड़े दूर हो जाते हैं। दैट मेक्स यू फ्रेशर। और ख़ास तौर पर अब साइंसदान कहते हैं कि जो लोग घूमते फिरते हैं, एक ज़माना था लोग कहते हैं पैसे जमा करते घर बनाते हैं, आज के नौजवान, आज के मिलेनियल्स कहते हैं पैसे जमा करते हैं और किसी खूबसूरत से मकाम पर घूमने चलते हैं, कुछ नया खाते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं। सो डेफिनेटली जो हैप्पीनेस है वो आती है घूमने फिरने से। और कुछ लोगों से कहा जाए कि इसको डिफ़ाइन करें तो वो यकीनन ये कहते हैं कि अगर हम टूरिस्ट हों और अगर हम ट्रैवल करें तो दैट मेक्स अस रियली रियली हैप्पी। तो आज का सबसे पहला फैक्ट तो हमने यही आपको बताना था कि ट्रैवलिंग कैन मेक यू रियली हैप्पी। ज़रा खूबसूरत मकामात देखें और आपके और मेरे जैसे नौकरी पेशा लोग जिनको अभी छुट्टी नहीं मिल रही है या जिनका ये बैंक बैलेंस अलाउ नहीं कर रहा, वो एटलीस्ट ये नज़ारे ही देख लें। लेकिन इसी हवाले से हमारी ये रिपोर्ट है, लेट्स टेक अ लुक एट इट।
आलमी तंजीम ग्लोबल कोलिशन ऑन एजिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहनी दबाव बुढ़ापे के अमल को तेज करता है, लेकिन सैर व सयाहत करने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि इनका शौक इन्हें मसाइल से दूर रखता है। 2012 में एक ग्लोबल ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनी की जानिब से लगाए गए सर्वे के मुताबिक महज सैर व सयाहत की तैयारी करके और इसके बारे में सोच कर ही सफर करने वालों में मज़बूत एहसासात जाग उठते हैं। मकामी और सकाफती सरगर्मियों में मशगूल होना और दूसरी जगहों के बारे में सीखना न सिर्फ इंसान को ज़हीन बनाता है बल्कि अल्जाइमर जैसे असाबी अमराज से भी दूर रखता है। अगर ये सर्वे पाकिस्तान में हुआ होता और अम्मियों से बात की गई होती कि भाई अगर एक ट्रिप पे जाना है तो क्या सिर्फ सोच के ही आपका जहनी दबाव कम हो जा, मेरे ख्याल में उनके पास नतीजा बरक्स आता। क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी ख़वातीन हैं वो ये सोच कर ही कि जी मुझे बच्चों की पैकिंग भी करनी है, बच्चों के लिए तमाम ज़रूरत की चीज़ें लेनी, उनका खाना पीना, दूध और यहाँ तक कि उनकी एंटरटेनमेंट भी। क्योंकि अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं तो बच्चों ने बार बार आपसे यही पूछना है कि क्या हम पहुँच गए हैं वहाँ पर या नहीं। तो बहरहाल दीज आर थिंग्स दैट हैपन। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि ये प्रेशर का यहाँ पे जिक्र हो रहा था और मेरी अम्मी आज तक उस डॉक्टर को ढूंढ रही हैं जो डॉक्टर मूवी में दिखाया जाता है ना कि भाई इनकी आबो हवा तब्दील करें, इनको किसी तफरीही मुकाम पे ले जाएं तो इनकी सेहत अच्छी होगी। पहले डॉक्टर्स इसी तरह की एडवाइस देते थे, अब लंबा चौड़ा बिल देते हैं और बहुत सारे टेस्ट कराते हैं। वाकई किसी अच्छी जगह, किसी खूबसूरत जगह जाने से आपका स्ट्रेस भी कम होता है एंड यू फील हैप्पी अप। लेकिन प्रेशर जनाब अली सिर्फ काम का नहीं होता, प्रेशर हॉर्न का भी होता है। इसके बारे में भी हमारे पास एक रिपोर्ट है, लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक और आपके कि केपी में प्रेशर हॉर्न बजाने वालों के साथ अब क्या होगा। शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जी हम बात कर रहे थे प्रेशर्स के हवाले से। एक प्रेशर अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब का भी होता है और जिस तरह के हमने देखा कि 2018 के इलेक्शंस में जो हमारी विनिंग पार्टी रही है जिसने गवर्नमेंट बनाई यानी पीटीआई, उनका सबसे बड़ा कॉल ऑफ एक्शन यही था कि वो अकाउंटेबिलिटी पे जोर देंगे। और कई लोगों ने इसमें उनके इक़्तिदार में आने के बाद ये सवाल भी किया कि क्या ये अभी भी पर्सनल वेंडेटा और रिवेंज की सियासत है जिसमें वो एहतसाब की बात कर रहे हैं या फिर इदारों को अपना काम करने दिया जाएगा। एक फ्रेश वेव इसमें हमें दोबारा नज़र आती है जिसमें हमने देखा कि द फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन एंड अ सीनियर पार्टी मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ, खुर्शीद शाह साहब की गिरफ्तारी अमल में आई है नैब के ज़रिए। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। जी वालेकुम सलाम। सईद साहब, ये जो गिरफ्तारी अमल में आई है इस पर क्या रद्द अमल है पार्टी का और क्या आप समझते हैं, क्योंकि हम कल परसों की खबरों में भी देख रहे थे कोर्ट में दोबारा पेशी और दोबारा मामलात के सामने चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध का हवाला भी दिया जा रहा था। अब खुर्शीद शाह साहब की गिरफ्तारी के बाद क्या रद्द अमल होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? देखें, एक तो अभी आप जिस तरह बता रही थी कि हुकूमत ने कहा था एहतसाब हम करेंगे, एहतसाब तो होना चाहिए, हम भी कहते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है जी, लेकिन फिर अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। सही। और सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पीपल्स पार्टी पिछले कई महीनों से बात कर रही थी, दूर भी कर रही थी, लेकिन अभी पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इस बात का इजहार किया कि जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है वो लॉपसाइडेड है और उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने का तासुर उभर रहा है। सही। उन्होंने मीडिया के ऊपर पाबंदियों की भी बात की। तो अब सियासी जो मुखालिफिन हैं उनसे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट के कहते चीफ जस्टिस, जो शायद माजी के बहुत सारे चीफ जस्टिस रहे हैं, उनके मुकाबले में ज्यादा मोतबर समझे जाते हैं और बड़े थोरो प्रोफेशनल जज हैं, उन्होंने इस बात का जब इजहार किया तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने ये चीजें महसूस की है। अब खुर्शीद शाह साहब का जो केस है मैं समझता हूँ कि इतना भोंडा केस है वो कि अगर वो तफसीलात सामने आएंगी तो खुद आपको अंदाजा होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ आज से कोई 7-8 बरस पहले भी नैब ने तहकीकात की और जो इनके मुतल्लिक इल्जाम थे प्रॉपर्टी के हवाले से वो तमाम के तमाम उन्होंने क्लियर किए
और उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और कोई गारंटी हमें नहीं मिली है। और सईद साहब, दो चीजों की तरफ आपकी निशानदेही करना चाहूंगी और आपका कमेंट लेना चाहूंगी। एक तो ये कि ये जो प्रेशर्स और आपने जिस तरह खुद हवाला दिया पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, इसका क्या असर पड़ा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे? हमने देखा कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से कराची की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस रहा, जिस पे आपसे भी हमारी कई दफ़ा गुफ्तगू हुई। फिर उसके बाद जरदाई साहब के मामलात, उनके केसेस को उठाया गया। इस वक्त क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फोकस क्या है, और अगर उन पे ये पॉलिटिकल प्रेशर्स आ रहे हैं इस पार्टी पे, तो क्या आपके लाए अमल है, किस तरह इससे निपटेंगे? अच्छा, एक तो देखें, पीपल्स पार्टी इस किस्म के हालात को फेस करने की आदी रही है हमारे खिलाफ बदकिस्मती से, जब से पीपल्स पार्टी बनी और खासतौर पर 1977 के बाद से इस किस्म की साजिशें होती रहती हैं और हम इन हालात में जिंदा रहने के आदी हो गए। लेकिन जो कुव्वत है उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरह करके वो करते हैं किसी चीज को, अल्टीमेटली जो नुकसान होता है वो आवाम का होता है, लोगों का होता है। अगर सिंध में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट को लोगों ने मैंडेट दिया है कि 5 साल के लिए काम करे, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत नैब के जरिए कोशिश करेगी कि हुकूमत जो है वो ना चल सके और वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ती रहे, तो हम तो खैर कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम लोगों को सर्व भी कर रहे हैं। सईद साहब, कतई कलामी की माफी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आपने कहा कि 5 साल हुकूमत करने दी जाए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध में हुकूमत को 10 साल मुकम्मल हो गए। जैसे ही 5 साल का अरसा मुकम्मल होता है तो आप कहते हैं जी हम इलेक्शन प्रोसेस में जा रहे हैं, अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई तो वोट नहीं मिलेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि फिर माशी तौर पर जो बजट्स की जो उनको अलॉट करना है, कामों का बात है, इनके एहतसाब कब और किस वक्त किया जाए? नहीं, एहतसाब तो होता रहता है, मैंने कब कहा कि ना करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एहतसाब करें, अक्रॉस द बोर्ड करें, लेकिन एहतसाब के नाम पर जब इंतकामी कार्रवाई शुरू करते हो, टारगेट आपका ये हो कि हमने हुकूमत को नहीं चलने देना है ताकि वो लोगों को सर्व न कर सके, तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। एहतसाब के खिलाफ तो नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था सईद साहब कि ये कहना कि प्रेशर बिल्ड हो रहे हैं जिसकी वजह से आपका फोकस नहीं आ पा रहा, फिर दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं। हाँ जी, मैंने ये कहा कि हम इन हालात में आदी हैं सर्वाइव करने को, हमने किया है, लेकिन इससे परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है। अगर ये हरकतें ना हो तो हम ज्यादा बेहतर डिलीवर कर सकते हैं लोगों को, हमारी एनर्जी पॉजिटिव चीजों पे जा सकती है, बजाय इसके कि हम अपने फायर फाइटिंग में लगे रहें। बिल्कुल सही। सईद साहब, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी इक़दार की बात की है, मुफाहमत की सियासत का जिक्र किया है, तो इस वक्त आपके ताल्लुकात मौजूदा हुकूमत से, PTI से कैसे हैं और इसमें बेहतरी की क्या गुंजाइश है? ये तो आपने बड़ा एक ऐसा सवाल पूछा है जैसे कि बात किसी को पता नहीं है। हाँ, हम तो ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो एक तो मुंतखब नहीं है, सेलेक्टेड गवर्नमेंट है, और इस हुकूमत ने आने के बाद इस मुल्क की मईशत का जो जनाजा निकाला है, महंगाई का जो तूफान बर्पा किया है, कश्मीर के कॉज पर जितनी इन्होंने जो काविशें जितनी रिक्वायर्ड थी वो उन्होंने नहीं किए, और शायद पहली मरतबा वज़ीर आज़म को इस मुल्क से कदम बाहर निकाल के सऊदी अरब जा रहे हैं 1.5 महीने के बाद, जब कश्मीरी अवाम जो है मुश्किल में पड़े थे। तो इन हालात में जब लोग मुसीबत में हो, महंगाई का एक तूफान हो, मईशत बर्बादी के दाने पे खड़ी हो, उस वक्त तो जाहिर है हम हुकूमत के साथ तो नहीं खड़े हो सकते हैं ना, हमने तो उनकी हिफाजत करें। और शायद बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सईद साहब, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी ये उम्मीद नहीं करते थे कि कश्मीर का मसला जब इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ हो उस वक्त सिंध कार्ड खेला जाए और उस पर दोबारा महाजरीन की दिल आजारी की जाए। नहीं, ये तो आप बहुत ज्यादती कर रही हैं। हाँ। आप अगर सिंध के लोगों का ट्रायल करेंगे पंजाब में, हम ये कहें कि ये गलत हो रहा है सिंध कार्ड जी, अगर एक इलेक्टेड असेंबली की मेंबर जो है सिंध असेंबली की उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद भी अगर असेंबली लाया जाए और हम ये कहें कि सिंध के मुंतखब नुमाइंदों के साथ पंजाब की ऊपर ज्यादती कर रही है, तो आप इसको सिंध कार्ड कहते हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती है। अगर फैक्ट्स बताना भी सिंध कार्ड है तो फिर उसको समझाएंगे कि हरकतें ना करें। जरदाई साहब, वो जरदाई साहब का जो बयान था मैं उसका हवाला दे रही थी, लेकिन सईद साहब अब ठीक है, आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात अगर हैं भी PTI की हुकूमत, सर आपने खुद भी अभी यहाँ पे जिक्र किया था, जब मैं सिंध कार्ड का जिक्र कर रही हूँ कि कौन कैसे आया था, किसने पनाह दी, ये सारी बातें फ्लोर पे कश्मीर इशू के हवाले से तनाजुर में ही हो रही थी ना, जब ये इशू इतना हाईलाइट हुआ था। लेकिन बहरहाल मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से, लेकिन किस तरह आगे बढ़ेंगे अब मामलात, किस तरह मुफाहमत होगी? देखिए, एक बात याद रखें कि अगर कश्मीर के इशू पे यकजहती पैदा करनी है तो उसमें लीड गवर्नमेंट ले लेनी होती है जी। लेकिन यहाँ आप देखें कि जो इनिशिएटिव था हर मौके पर पीपल्स पार्टी की तरफ से आया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सबसे पहले कहा कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी वो पहले सियासी लीडर थे जिन्होंने ऐलान किया कि ईद जो है मुजफ्फराबाद में कश्मीर के साथ मनाऊंगा। हमने हर मौके पर सपोर्ट किया, लेकिन अगर आप
एक तो लोगों को गिरफ्तार करेंगे और कानूनी तौर पर जो उनका हक है कि असेंबली का इजलास अटेंड करें, प्रोटेक्शन ऑर्डर भी हम जारी नहीं करें और एमएनए को असेंबली में आने भी नहीं देंगे और आप कहेंगे कि नहीं इस पर भी कुछ नहीं बोलना आपने, अगर हम आपको ना भी लेकर आए और अगर हम बात करते तो आप करेंगे कश्मीर के इशू को नुकसान हो जाते हैं। ये जिम्मेदारी स्पीकर की बनती है, हुकूमत की बनती है कि इस चीज को अश्योर करें कि जो लीगल राइट्स हैं मुंतखब नुमाइंदों के वो प्रोटेक्ट करें, लेकिन यहाँ तो लीगल राइट्स को बजाय प्रोटेक्ट करने उसकी सज़ाएं उड़ाई जा रही हैं। सईद साहब, हाउ विल इट मूव फॉरवर्ड? मेरा एक, आपके तमाम एतराज़ात को हमने मौका दिया कि बात करें, क्या आप मुशावरत की मेज पे बैठेंगे, किस तरह हुकूमत के साथ मामला आगे बढ़ेंगे? ये सवाल वज़ीर आज़म से पूछिए। अच्छा जी, बहुत बहुत जी। जिनके लिए कश्मीर से ज्यादा अहम वो जो उनका एक अपोजिशन के लिए फैम में फुक इंतकाम का जो एक गुस्सा उनका भरा हुआ है, वो जब तक नहीं निकालेंगे चीजें ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब हमारे साथ मौजूद होने का। आपने एक दफ़ा फिर कहा अगर इन मामलात को सुलझाना है द बॉल गोज इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट, ये पीटीआई को इस पर लीड लेनी पड़ेगी दूसरे मामलात की तरह, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद हैं एंड आई थिंक द आइस नीड्स टू बी ब्रोकन। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले प्रेशर का जिक्र हो रहा था जी, तो बताते चलें कि केपी गवर्नमेंट ने बड़ा ही स्ट्रिक्ट नोटिस लिया है नॉइज़ पोल्यूशन के अगेंस्ट और हॉर्न प्रेशर हॉर्न बजाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अरे भाई क्या कर रहे हो? अब हॉर्न बजाया ना तो फिर मजा आया? ये सजा अब हर उस शख्स को मिलेगी जिसने प्रेशर हॉर्न बजाया। अगस्त के महीने में हमने तकरीबन 500-600 के लगभग जो है ना ये प्रेशर हॉर्न उतारे और इसके साथ साथ जो ये मोटरसाइकिलों में साइलेंसर लगे होते हैं आवाज़ निकालने वाले, तो तकरीबन 15 से लेकर 20 तक ये हमने साइलेंसर उतारे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने अब तक 500 प्रेशर हॉर्न और 15 साइलेंसर्स उतार दिए हैं। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बहुत सारे लोग, अभी हम खुशी की बात कर रहे, प्रेशर्स की बात कर रहे थे। सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है जी कि हेल्दी लिविंग होनी चाहिए और स्मार्ट एंड स्लिम आपको दिखना चाहिए। अब इसमें मैं बॉडी शेमिंग एलिमेंट नहीं ला रही, लेकिन एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ओवरवेट ना हो। जैसे जैसे आप ओबेसिटी की तरफ जाते हैं आपकी मेडिकल कंडीशंस कॉम्प्लिकेट होने का खदशा रहता है और बहुत सारी बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं। सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट हैविंग अ परफेक्ट काइंड ऑफ अ बॉडी आप एस्थेटिक्स के लिए, कि यहाँ पे बात ये की जा रही है कि मोटापे से गुरेज करें ताकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सकें। और उसके लिए जाहिर सी बात है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपने फाका कर लिया या टारगेट बना लिया कि फुप्पो की बेटी की शादी आ रही है उसके लिए 2 महीने पहले आपने वज़न ख़त्म करना है या कम करना है। अहम ये है कि इस लाइफस्टाइल को आप कैसे लेकर चलेंगे। जो आज तक की रिपोर्ट्स हैं वो हमें ये बताती हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ तकरीबन 50 to 80% लोग इसमें नाकाम हो जाते हैं कि वो अगर वज़न घटाते हैं तो उनका वज़न स्टेबल रहे और कम ही रहे, वरना आम तौर पे ये जो कम किया हुआ वज़न होता है वो किसी और बड़े भयानक तरीके से वापस आ जाता है। तो आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट के लिए ज़रूरी है कि आप ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस करें। इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज, हु इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, सो वील टॉक अबाउट दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? डॉक्टर अरीज, आपने अल्हम्दुलिल्लाह वज़न कम किया और जो मैं ये स्टडी का हवाला दे रही थी, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल देयर इज़ अ रिलैप्स, वो वज़न वापस आ जाता है, बढ़ के आ जाता है। आपने कैसे स्टेबल रखा? अच्छा, स्टेबल रखने के लिए पहले तो हमें पता तो होना कि वेट गेन क्यों हो रहा है, ठीक है। आप मोटापे की तरफ किसी का क्यों जा रहा है कि फैट क्यों इतने स्टोर हो रहा है, इसमें मेडिकल कॉजेज़ भी हैं, जीन्स का फैक्टर भी है, बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं। हम पहले कॉज एलिमिनेट करते हैं, उसके बाद लाइफस्टाइल चेंजेस पे आते हैं। अच्छा, अगर सबसे पहले बात ये की जाए कि कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, किसी की खुराक या एपेटाइट ज़्यादा है और जो हम नॉर्मली कहते हैं कि उतना उसकी वर्जिश नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और वज़न बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पे देखा यह जाता है कि जब तक आप कॉलेज लाइफ में होते हैं, क्योंकि शायद आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है और एज ऐसी होती है कि मेटाबॉलिक रेट आपका तेज़ है, तो वज़न उस वक्त नहीं बढ़ता। द मोमेंट यू ग्रेजुएट, उसके बाद जो वज़न बढ़ना शुरू होता है उसका कोई फुल स्टॉप नहीं है। अच्छा, इसमें भी ना एक अगर वैसे कोई बहुत सीरियस किस्म की मेडिकल कॉज ना हो तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि स्ट्रेस लेवल, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल डिफरेंट होता है। एक कॉलेज लाइफ में तो बस पढ़ाई करनी है, फोकस होता है कि ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए, जॉब,
फिर फाइनेंशियल इश्यूज, फिर आपने घर चलाना है, फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। तो वो वाला स्ट्रेस है ना, वो आपका फैट स्टोर, बिकॉज फैट हमारा, मैंने शायद एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि फैट जो है ना हमें कंफर्ट देता है। इस लाइक हमारा वो एक है कि जैसे हमारे बैंक में, हाँ, एक बैंक बैलेंस में आपका पड़ा हुआ पैसे, तो आप कहेंगे यार ये एक सेफ चीज़ है। दैट्स द सेम रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। फैट स्टोर होता है तो हमें कंफर्ट मिलता है, और क्योंकि हमारी स्ट्रेस में जब जाती है तो द बॉडी नीड्स फैट के उसको बर्न करे और एनर्जी लेवल्स प्रोड्यूस हो। लेकिन जब ये स्ट्रेस बढ़ता जाता है, साइकिल बन जाता है, तो टाइम ही नहीं आता कि वो बर्न हो, वो कंटिन्यूसली स्टोर होता जाता है। और आई रियली वांटेड यू टू स्पीक अबाउट स्ट्रेस इंड्यूस ओबेसिटी, जिसका आप यहाँ पे जिक्र कर रही हैं, तो इसको थोड़ा सा और मेरे व्यूअर्स को बताने के लिए इलैबोरेट या वजाहत ये करें डॉक्टर अरीज कि इसमें कैच 22 क्या है। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि जी अगर आपको थायराइड का मसला है तो आपकी बॉडी ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन कि आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, पाइनेलियन ग्लैंड आपका सही तरह काम नहीं कर रहा। तो वो वाला स्ट्रेस और हमारा मेंटल स्ट्रेस एक, यानी विच कम्स फर्स्ट, ये मेडिकल कंडीशन की वजह से स्ट्रेस है या स्ट्रेस ले लेके आपने वो मेडिकल कंडीशन बना दी? देखिए ये सिद्धा इट्स द सेम, जैसे कुछ लोगों को हार्ट केसेस, हार्ट डिजीज होते हैं, उनमें भी वेट गेन हो जाता है, और वेट गेन की वजह से भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते हैं। इट्स द सेम, अगर स्ट्रेस होगा तो आपके हार्मोन्स नहीं सही फंक्शन करेंगे, जिसकी वजह से वेट गेन हो रहा है, भूख ज़्यादा लग रही है, फैट स्टोरेज हो रही है। एंड अगर अंडरलाइन कोई कंडीशन है तब भी वही होगा, क्योंकि वो मेडिकल कंडीशन थी, वो आपने प्रोड्यूस नहीं की स्ट्रेस की वजह से, इट वाज बाय जीन्स की वजह से या आपकी सम अदर मेडिकल कंडीशन विच पोस्टेड कोई मेडिसिन ली जिसका साइड इफेक्ट हुआ। तो इट्स अ साइकिल, लाइक इट वर्क्स बोथ वेज। ओके, तो इसमें से आप ये चिकन बिफोर द एग वाली सिचुएशन है, कौन सा इसमें से पहले हो ये आप नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अक्सर खवातीन, और हमने ये मीडिया पे भी देखा है, अगर फॉर सम रीज़न आपका कोई थायराइड इशू है तो बस जी समझा जाता है हथियार डाल दिए, यानी एक तरह से आपने उसी को ब्लेम किया कि भाई देखिए थायराइड है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, वजन बढ़ेगा। Is that a plausible justification? No, that's not. आप justify नहीं कर सकते इसको, because आप diagnose जिसका हो गया कि उसको क्योंकि hypothyroidism जिसमें TSH लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं और थायराइड का फंक्शन लो कम हो जाता है, उसमें वेट गेन होता है। ठीक है, तो उसमें जब वेट गेन हो रहा है, डायग्नोज हो गया, तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स देते हैं, थायरॉक्सिन जो आपकी बेसिकली नेचुरल फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप उसकी लेते हैं आप ताकि थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो बॉडी में। और जब थायरॉक्सिन हो रही है तो फैट बर्न होगा, आपके एनर्जी लेवल्स होंगे, उसमें फिर डाइट का रोल आ जाता है। यू कैन लूज वेट विद हाइपोथायरॉइडिज्म, अगर आप डाइट कंट्रोल करें, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करें, अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करें, तो आप वेट लूज कर लेते हैं। वेरी क्विकली अबाउट PCOS एज वेल, क्योंकि ये भी एक ऐसा मसला है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड ही है, हार्मोनल इम्बैलेंस की बात की जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज किसी की अगर हो, या पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाले सिम्टम्स किसी के हों, यानी आप एज सच आपके ओवरीज में सिस्ट नहीं है, लेकिन उसके सिम्टम्स और उसी तरह के हार्मोन लेवल्स आ रहे हैं, उसको भी लोग समझते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, वजन तो बढ़ेगा ही। देखो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज इज अ सिंड्रोम, अब ये पूरा इसके आगे PCOS लगा दे, बिकॉज इट्स अ सिंड्रोम। इसमें हम लोग क्राइटेरिया होता है कि 3 सिम्टम्स फिट हो रहे हैं, 4 सिम्टम्स फिट हो रहे हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर। वेट गेन तब होता है जब इंसुलिन लेवल्स जो है आपके हार्मोनल प्रोफाइल्स चेंज हो जाती है, और इंसुलिन लेवल स्पेशली जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है, तो वेट गेन स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ बिकॉज आपके इंसुलिन जो है वो सेल के अंदर नहीं दे जा रही है, ग्लूकोज नहीं जा रहा, अपटेक नहीं हो रहा, और फैट स्टोर हो रहा है, बिकॉज यू नीड एनर्जी है नहीं, देयर इज इंसुलिन, देयर यू आर ईटिंग एवरीथिंग, बट वो जा नहीं रहा सेल के अंदर की एनर्जी हो, तो यू कीप ऑन ईटिंग कि मुझे वीकनेस हो रही है। लड़कियों को या जिन खवातीन को अगर PCOS सिंड्रोम है, उनको अपनी डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए सो दैट दे कैन रिड्यूस द ओबेसिटी? बिकॉज इंसुलिन चाहे पॉलीसिस्टिक हो या किसी मेल में इंसुलिन ज़्यादा आ रही हो, सिंपल आपने डिफाइंड कार्ब्स निकालने हैं। ठीक है, सफ़ेद मैदा है, आटा है, चीनी है, चावल, इनको आपने निकाल देना। दीज आर नॉट बेसिक वैसे भी हमारी डाइट के लिए। हमें हेल्दी नेचुरल फ्रूट्स की तरफ जाना चाहिए, अच्छी मीट लीन मीट लेनी चाहिए, सी फूड का इंटेक करना चाहिए, इससे आपका ऑटोमेटिकली जो आपकी इंसुलिन जो है वो बैलेंस हो जाती है। बिकॉज फ्रूट्स आप जब खाते हैं, स्पेशली लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो फ्रूट्स होते हैं, वो आपकी इंसुलिन को स्टेबल करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप रिफाइंड चीज़ें निकाल देंगे, स्पाइक्स नहीं आएंगी इंसुलिन की, तो चाहे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो या नॉर्मल भी अगर कोई बंदा हो जिसका वेट विदाउट एनी मेडिकल कॉज भी गेन हो रहा है, तो तब भी
आपका वेट सो ग्लैड दैट यू स्पोक अबाउट स्ट्रेस इंड्यूस्ड ओबेसिटी और साथ साथ इनका जो रिलेशन है मुख्तलिफ मेडिकल कंडीशंस के साथ, हाइपोथायरॉयड के साथ, या फिर जिस तरह हम कहते हैं कि PCOS सिंड्रोम के साथ। ये दोनों ऐसी अंडरलाइंग सिचुएशंस होती हैं, ख़वातीन को बहुत इम्पैक्ट करती हैं और अक्सर इसके बारे में पता भी नहीं होता। जब बहुत देर हो जाती है ना, जब आप वज़न आपने कोई 20 kgs प्लस कर लिया होता है या आपको एस्थेटिकली नज़र आने लगता है दैट यू हैव अ वेरी मेल पैटर्न, हेयर ग्रोथ आपकी होने लगी है या बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बॉल्डनेस आ रही है, दैट्स व्हेन यू कंसल्ट अ डॉक्टर। आई थिंक कि आपको उससे बहुत पहले अपना रेगुलर टेस्ट और चेकअप कराना चाहिए, बल्कि उसको आदत बना लें कि साल में एक दफ़ा एटलीस्ट आप अपने मेडिकल टेस्ट ज़रूर कराएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर बीइंग हियर विद अस। ओबेसिटी जी, उसमें सिंपल चेंजेस कीजिए, 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखें। घर का काम इसमें यकीनन काउंट नहीं होता क्योंकि वो एक्सर्शन है, एक्सरसाइज नहीं, उसमें आपका हार्ट रेट ऊपर नहीं जाता। और डाइट पे थोड़ा कंट्रोल करें, फिजी ड्रिंक्स और रिफाइंड शुगर्स और रिफाइंड आटा अपनी डाइट से निकाल दीजिए। अब जी बढ़ते हैं, एक छोटा सा आपको राउंड अप दिखाते हैं ग्लोबल न्यूज़ का और उसके बाद एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। वी हैव अ लॉट इन स्टोर, सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। इनसे मिलिए, ये हैं इटली के 26 साला शेफ मैटियो स्टॉक्ची। इन्हें केक, पेस्ट्री और दीगर बेकरी मसनूआत बनाने पर खुसूसी महारत है। मैटियो स्टॉक्ची बड़ी महारत से अपने बनाए हुए केक, पेस्ट्री, डोनट और दूसरे बेकरी आइटम्स को फन पारों में तब्दील कर देते हैं, जो अपने जायके के साथ साथ अपनी दीदा जेबी से भी खाने वाले का लुत्फ दोबाला कर देते हैं। बरतानिया की तारीख में सबसे छोटे जानवर का कामयाब ऑपरेशन किया गया। 1 ग्राम की मछली के पेट से जानलेवा रसूली निकाली गई। सर्जन्स को इस पूरे अमल में 40 मिनट लगे। मछली का नाम मोली है, जो गोल्ड फिश के खानदान से ताल्लुक रखती है। और दोनों टांगों से महरूम बच्चा अज़्मो हिम्मत का सहारा। रूस के 10 साल स्केट बोर्डर मैक्सिम एब्रामो की धूम मच गई। मुस्तकबिल में प्रोफेशनल स्केट बोर्डर बनने का ख्वाहिशमंद है। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और अभी तक आपको वर्ल्ड रिपोर्ट दिखाई, ओबेसिटी की बात हुई, खुशी शाह साहब की गिरफ्तारी का जिक्र हुआ, लेकिन इसके अलावा भी खबरें और बहुत सारी हैं। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज आज इन। जी जनाब, सर किए ये पहाड़, ये स्ट्रिंग्स का बड़ा ही मशहूर गाना था, लेकिन बच्चों ने और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी यूथ ने इसको बड़ा सीरियसली लिया है। माउंटेनियर्स की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में पाई जाती है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ मौजूद हैं और ख़ास तौर पर यह भी कहा जाता है कि शायद माउंट एवरेस्ट चढ़ना आसान है बनस्बत K2 के, क्योंकि टोपोग्राफी और जो उसकी स्केलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आपको ये भी बताते चले द यंग माउंटेनियर्स आर वेरी एंथुसियास्टिक। और आज हमारे साथ मौजूद होंगे असद अली मेमन, हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसने ये यूरोपियन पीक को सर किया है। आइए सबसे पहले इनके बारे में ये पैकेज, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा माउंट एल्बर्स पर भी गूंज उठा। मैं मौजूद हूँ इस समिट पे और ये मैं कामयाबी कश्मीरी नौजवानों के नाम करता हूँ। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सतह जमीन से 18,510 फीट की बुलंदी पर ये नारा लगाया पाकिस्तानी नौजवान असद अली मेमन ने। असद यूरोप की सबसे बुलंद चोटी सर करने वाला पहला पाकिस्तानी बन गया। सब्ज हिलाली परचम भी लहराया। पाकिस्तान वापसी पर असद के लिए घोड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एजाजी तकरीब रखी गई। सिंधी टोपी और अजरक पहनाई गई। निडर मुहिम जो ने अपने इस कारनामे को कश्मीर के नाम किया। असद ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानियों के दिल कश्मीर के लिए ही धड़कते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे थे असद अली मेमन के हवाले से ये रिपोर्ट। जी आपको बताते चलें कि माउंट एल्बर्स जो कि रशियन टेरिटरी में वाक़ है, इसको ये सर करने वाले पहले पाकिस्तानी नौजवान जिनका ताल्लुक सिंध लड़का है। आप देख सकते हैं कि इनको जब सराहा गया, इनकी काविश को एक्नॉलेज किया गया, तब भी इनको सिंधी टोपी और अजरक का गिफ्ट मिला, जो कि एक बायस एजाज़ चीज़ होती है जब सकाफती रूप से अगर देखा जाए सिंध के सूबे में। अब आपको मिलवाते हैं असद से। अस्सलाम वालेकुम असद, क्या हाल चाल है आपके? कॉन्ग्रेचुलेशंस। और
और मुझे ये बताइए कि सबसे बुलंद तरीन चोटी इस यूरोप की, उसको सर करने से पहले आपने कहाँ कहाँ वेंचर किया? पाकिस्तान में पहले कोपेमाई का ये शौक़ आजमाया? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया एंड हाईलाइट किया। यूरोप से पहले आई हैव बीन इन दिस स्पोर्ट्स फॉर अराउंड 4 to 5 years, 4 से 5 साल मुझे इस फील्ड में हुए हैं। एंड शुरू मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। आई वेंट टू नॉर्थ पाकिस्तान, गिलगित, नॉर्दर्न एरियाज, चुपुरसन वैली, वहाँ से मैंने क्लाइंबिंग अपनी स्टार्ट की थी। एंड ऐसा शौक कैसे शुरू हुआ था? बिकॉज अगर हम टोपोग्राफी को देखें तो सिंध में तो रेगिस्तान है, फ्लैट ज़मीनें हैं, इस तरह हिल्स भी नहीं हैं, तो आपको कैसे शौक हुआ कि पहाड़ चढ़ना चाहिए? बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आपने यहाँ ही क्यों गया? द रीज़न इज़ कि मैं शुरू से ही आई वॉज इन लव विथ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, एडवेंचर चीज़ें, लेकिन बदकिस्मती से मुझे लाड़काना में कभी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं थी। लेकिन जब मैं कराची आया फॉर माई एजुकेशन, फिर मुझे एक बीच में गैप मिला जब मैं अपने शौक को, अपने पैशन को फिजिकली अटेम्प्ट कर सकता था। वो एक कैंप की सूरत में मैंने इस्लामाबाद में जाके स्टार्ट किया, एक्सप्लोर किया। या दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, इस्लामाबाद में जाना। अच्छा, एक मिथ है इसके बारे में असद, लोग कहते हैं कि हम जो कि सिंध से अगर ताल्लुक़ रखते हैं, शहरी आबादी में रहते हैं, हमारी तो बॉडी की साख्ती ऐसी नहीं होती कि जिन लोगों का इलाका है वो, तुमको तो बचपन से आदत होती है पहाड़ चढ़ जाओ, ट्रैकिंग की, आपके लिए मुश्किल था? मैं इसी मिथ को मुझे चैलेंज करना था। मैं आपको बताऊं, लाड़काना का एवरेज टेम्परेचर 35-40 होता है। एब्सोल्युटली। एंड मैं वहां जा रहा हूं जो बिल्कुल इसके एक्सट्रीम अपोजिट है, -35। अगर मैं बीइंग अ पर्सन फ्रॉम कराची और ऐसे एरिया से जो एक्सट्रीम वार्म होता है, अगर मैं जा सकता हूँ तो नो डाउट कोई भी जा सकता है। ये एक मिथ है कि हम क्योंकि वहाँ नहीं पैदा हुए, हमारी बॉडी यूज तो नहीं है। हाँ, ट्रेनिंग आप कुछ स्किल्स आप एक्वायर करते हो, गेन करते हो। ट्रेनिंग कैसे करते हैं? लोग कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर अपने आप को आपने पहाड़ पे ऊपर खींचना है तो आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, क्योंकि आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। आप कैसे ट्रेन करते हैं? दिस इज रॉन्ग परसेप्शन। आपकी अपर बॉडी जो है वो मोस्टली यूज होती है आपको बैलेंस करने में। यू क्लाइंब फॉर अपने टांगों से, अपने लेग से, लोअर बॉडी से आप ऊपर जा रहे होते हैं। ट्रेनिंग बेसिकली, अगर आप इनिशियल हो, आपको बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता, तो आपने यूजुअली होता है कि आपने कैंप्स ज्वाइन करने होते हैं। कैंप्स में आपको नोआ होती है कि इसके इक्विपमेंट क्या होते हैं, क्लाइंबिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, अपनी बॉडी को बेसिकली बैलेंस कैसे करें। वो आर्टिफिशियल वॉल्स भी होती हैं, नेचर वॉल्स भी होती हैं, ये इस्लामाबाद में होती हैं, वो सारी आपको बताई जाती हैं। अच्छा असद, मुझे ये बताएं कि जो पहाड़ आपने अटैम्प्ट किया और माशाल्लाह इसमें कामयाब हुए रशिया के, पहले तो शुरुआत से करते हैं। रशिया का वीज़ा वैसे ही बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई। जब तुमने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मैंने पहाड़ चढ़ना है, उन्होंने हाथों हाथ लिया या कहा रुक जाएं एक सेकंड, आप कौन है? 4 महीने लगे मुझे, 4 months सिर्फ वीज़ा हासिल करने में। वाओ, इतनी मेहनत मैंने तैयारी अपनी क्या कहते हैं फिजिकल फिटनेस में भी नहीं की थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये किसी को बात नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हुआ। अच्छा, क्योंकि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था। अगर अच्छा, तो जब तुमने 4 महीने लगाए वीज़ा हासिल करने में, देखो पहाड़ चढ़ने का तो एक खास सीजन होता है, वरना कभी मौसम बदल जाए तो फिर उस सीजन में पहाड़ नहीं चढ़ सकते। आपने रिस्क लिया, तो आपका वो जो बेहतर सीजन था पहाड़ चढ़ने वाला वो निकल गया था। दैट वाज मई, जून, जुलाई। हाँ, वो निकल गया। इसकी वजह ये थी कि अगर आप पीसी भी देख लें, जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, उनके सारे वीज़ा जो भी अकोमोडेट करती हैं वो पीसी भी करती है और उनको दिनों में मिल जाती है। मेरे पास ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, या सिंध की लेवल से या फेडरल लेवल के, जो मेरे बिहार पे वीज़ा अप्लाई करता। हमारी कोई माउंटेनियर्स की कोई एसोसिएशन मौजूद है? फेडरल लेवल पे है, लेकिन अब मेरा इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं वहाँ पे अप्रोच करूँ। सिंध की लेवल पे शायद मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन उतना वो फीडबैक नहीं मिलता। आपको एसोसिएशन बना लेनी चाहिए कराची में, सिंध में। अब तो आपको बहुत, आपको देख के भी लोग इंस्पायर होंगे और आप उनको गाइड भी कर सकते हो कि कैसे लेके चलना है। अच्छा जी, जब इंशाल्लाह ताला आपको, यानी अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपको वीज़ा मिल गया, वहाँ पहुँचे, हर पहाड़ पे चढ़ने के कई रूट होते हैं, तो कौन सा रूट का इंतखाब किया और क्या सोच के किया? नॉर्मली इस पहाड़ के 2 रूट्स होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ। आई वेंट फ्रॉम द नॉर्थ क्योंकि टेक्निकल ज़्यादा है, एंड आई वांटेड, क्योंकि मैं पहली दफ़ा यूरोप की कोई भी पीक को क्लाइंब कर रहा था, तो जितना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस हासिल हो, जितने ज़्यादा डिफरेंट मुश्किल हो और जितने ज़्यादा डिफरेंट क्लाइंबर्स, क्योंकि वहाँ पे दुनिया के एक्सपीरियंस क्लाइंबर आते हैं। पाकिस्तान में तो एक लिमिटेड है ना कि मुझे सिर्फ पाकिस्तान मिल गया, या कभी इक्का दुक्का बाहर से कोई आके मैंने उनके साथ ज्वाइन किया। वहाँ पर यह था कि कोई मेरे साथ कोई इटली से आया हुआ है, कोई साउथ अफ्रीकन था, कोई ऐसे, तो इसलिए मुझे बहुत वो था।
अच्छा, पहाड़ की फुट तक पहुंचने का क्या था? डिड यू लैंड इन सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को? कहां पे आप लैंड? आई लैंडेड इन मॉस्को, देन आई टुक अ फ्लाइट टू मिनर लेवल, जस्ट लाइक मैं कराची में उतरा, कराची से मैं इस्लामाबाद गया, सेम टू सेम। हाँ, और ड्यूरेशन भी सेम थी। देन फ्रॉम मिनर लेवल आई टुक अ टैक्सी से एक छोटा सा दूसरा गांव है जो एल्ब्रिज रीजन कहा जाता है उसको। फ्रॉम देयर आई वेंट ऑन माय फुट। फिर उस बेस कैंप में तकरीबन आई थिंक 12 घंटे लगे बेस पहुंचने में। एंड फ्रॉम दैट डे हम अपनी क्लाइंबिंग स्टार्ट की। अच्छा, और क्लाइंबिंग में कितना टाइम लगा इसमें? कुछ दिन लगते हैं, कुछ घंटे लगते हैं? हफ्ते लगते हैं। ओके, 8 to 9 days। ओके, अच्छा, और फिर वहाँ पे जब आप पीक पे पहुँच गए, लोग कहते हैं ना कि वो एक बड़ी सरियल फील होती है, क्योंकि 8-9 दिन आप अपने आप को बिल्कुल आइसोलेटेड रखते हैं, दुनिया से आपका कोई राब्ता नहीं होता, सिर्फ आपके सामने एक पहाड़ होता है जिसको आपने सर करना है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है। टॉप पे पहुँच के असद सबसे पहला ख्याल क्या आया? इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। आई रिमेंबर हम टॉप से सिर्फ 200 या 250 मीटर नीचे थे एंड वेदर जो है बहुत ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि हम -20-25 में स्टक हो गए एंड हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम 1 घंटा वहाँ पे रुकें, सिर्फ इसलिए कि कुछ दिखे, क्योंकि अगर हम कुछ दिख नहीं रहा एंड खुदा ना खास्ता हमारा पाँव किसी क्रेविस में आ जाता तो वो बिल्कुल डेथ थी हमारी। सो उस टेम्परेचर में हमने 1 घंटा सरवाइव किया, पता नहीं कैसे किया। अभी भी मैं सोचता हूँ, मैंने जितनी कुरानी आयतें आती थी सब पढ़ ली कुछ मतलब वो कंडीशन में यहाँ पे बयान नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल करते करते अल्लाह ताला का बहुत शुक्र था, वेदर थोड़ी सी बेहतर हुई। एंड आपको पता है समिट में सिर्फ 5-10 मिनट काउंट होते हैं, वेदर फैक्टर जो है वो बहुत हाई होता है। ऊपर चले गए एंड मजे की बात, जिस टाइम पे मैं गया था इट वाज अगस्त, मिड ऑफ अगस्त। सही। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आपको पता है कश्मीर इतना वो था। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा कि मेरे ज़मीन ने ये गवारा नहीं किया कि मैं अपनी जो भी विक्ट्री थी, सेलिब्रेशन थी, जो भी सक्सेस था, अपने एंड तक रखूं और सेल्फिश हो जाऊं। I dedicated every single moment of my victory, success to the youngsters of Kashmir. That is such a nice gesture. असद, I think कि जिस तरह आपके सामने एक मिशन था, एक पहाड़ था, उनके लिए भी अपनी जो सिविल लिबर्टीज़ है, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना शायद इसी तरह का लगता है। जैसे आपके सामने चैलेंजेस आए, अगेन आई थिंक हमारे दिल कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ धड़कते हैं। What a beautiful gesture you had. मुझे ये बताओ कि what is the future प्लान नाउ? किसी और पहाड़ पे नजर जमाई हुई है क्या? ये तो सिर्फ एक लीडर की फर्स्ट क्लाइंब थी, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप आई टुक, और ये थोड़ा सा हुआ। इसके बाद तो मेरे बहुत से गोल्स हैं। आई वांटेड टू क्लाइंब नॉर्थ अमेरिका हाईएस्ट पीक, मुझे साउथ अमेरिका के हाईएस्ट प्रोफेशनली यही करना है। आई वांट कि सिंध के स्पेशली सिंध के रूरल एरियाज में नौजवानों को एक ऑप्शन मिले क्रिकेट से और फुटबॉल से हटके कि आप इस तरह की स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो और कामयाब हो सकते हो। वो लोग जो ट्रेडिशनली अनअवेयर हैं, जो जिनके पास कोई अवेयरनेस नहीं है, उनको मैं चाह रहा हूँ कि ये खेल उनके लिए एक ऑप्शन हो, ताकि वो किसी ना किसी फिजिकल हेल्थी एक्टिविटी में आ सकें। लेकिन इसके लिए अपने खुद गोल्स को ऊपर करना है। लेट्स से मेरी कोई अपील करना चाहोगे फेडरेशन से, लोगों से? जैसे आपने खुद कहा कि सिंध के लेवल पे हमारे पास उस तरह दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम मैं किसी को अपील करूंगा। आई हैव बीन पता नहीं कितनी दफ़ा मैं उनके इवन ऑफिसेज में नाम लिए बगैर मैं पता नहीं कितने लोगों के पास गया हूँ। मैं सिर्फ उनको ये कहता हूँ, सर इफ़ यू थिंक आई डिजर्व प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर आपको लगता है कि मैं वाकई एक डिजर्विंग हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं, मुझे सपोर्ट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई आई फील कि कोई भी चीज़ जो किसी स्पोर्ट्समैन को मुनफरद बनाती है इज़ योर विल एंड योर डिटर्मिनेशन। योर माशाल्लाह यू हैव दैट, यू प्रूवन योरसेल्फ। और मुझे लगता है कि द यूनिवर्स इज़ नाउ कंस्पायरिंग। आपका हमारे शो में आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। आई विश यू ऑल द बेस्ट और मुझे पूरा यकीन है कि दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। जिस तरह आपने खुद कहा कि अभी बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट यू ओपन हैंडेडली एंड ओपन हार्टेडली लुकिंग एट देम। सो थैंक यू वेरी मच असद फॉर बीइंग हियर ऑन माय शो। इसी के साथ बढ़ते हैं जी एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, विल हैव अ टॉप डिस्कशन। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। लेने से सामने वाले का नुकसान होगा लेकिन आपका फ़ायदा नहीं होगा। आप एक नेगेटिव एनर्जी के साथ आगे जाएंगे। अपनी ज़िंदगी वो ख़राब कर लेता है उस बदले के चक्कर में, या बदले की आग में रोज़ रात को तड़प के सो जाओ और सुबह वैसे ही जाग जाओ। गुस्से में बंदा कुछ भी कर जाता है। अब कर तो गया, लेकिन जब सुकून उसको मिलता है उसके बाद सोचता है कि मैंने क्या किया। कभी भी सुकून आपको भी नहीं मिलेगा अगर आप में इंसानियत है। आप किसी को तकलीफ में देकर खुश नहीं रह सकेंगे। गुस्से की पोजीशन में थोड़ा सा कंट्रोल में रखे। दीन में भी हमारे ये ताकतवर इंसान वही है जो अपने गुस्से को पी जाए। बाकी अगर आप गुस्से को नहीं पिएगा तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। बदला लेने में उसकी हवस होती है ना, जो उसकी सोच होती है वो
जिंदगी पर यही सोचता रहता है, उसके आगे नहीं बढ़ पा गया। बदला लेने वाला खुद भी नुकसान में रहेगा। इंतकाम लिया आप उससे, उनका डबल इंतकाम लोगे तो अल्लाह ताला भी नाराज होगा, दुनिया में भी आपकी रुसवाई होगी। इंसान जो है ना भाई, जब बदले की आग में जब आता है तो उसकी अकल उसके जो है ना काबू में नहीं रहती और जिंदगी में वो कुछ गवा देता है जिसका उसको पछतावा जिंदगी भर रहता है। बदला ठीक नहीं है, बदले से और मुश्किलात क्रिएट होती है और दुश्मनियाँ पैदा होती है। तो इट्स बेटर कि माफ़ कर दें और वही मामला सॉल्व कर दें। जब बदले की आग में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को भी ख़त्म कर देते हैं। वो कहते हैं हमने बदला लेना है, हमारे साथ किसी ने किया है तो हम इससे ज़्यादा इसके साथ करेंगे। अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। जी जनाब, आपने देखा ये कितने दिल से बातें आई थी, कैसे लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया है खुलकर। और मैं चाहूँगी आप भी यही करें। टेलीफोन नंबर आपके सामने, हमें कॉल कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए, बताइए किस बात पे गुस्सा आता है, किसके बारे में। एक होता है ना ख्याली पुलाव बनाना, एक होता है ख्याली जहर और इंतकाम की साजिशें बनाना कि आप अपने आप को लाचार फील कर रहे हैं, बॉस आपको बहुत बुरा लगता है, उसने ज़िंदगी हराम की हुई है, लेकिन आप आराम से चुपचाप से बैठ के सिर्फ इसको अपने ख्यालों में, फैंटेसी में घुमाते रहते हैं कि मैंने इंतकाम कैसे लेना है। एक अच्छी सी नौकरी तो आ जाए फिर देखी जाएगी। तो इस तरह की बातें आप हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि आज हम खरी खरी सच्ची सच्ची बातें करेंगे। मेरे साथ जो मेरे पैनलिस्ट हैं वो माशाल्लाह हर ही तबका फ़िक्र के लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हों, बहुत सुलझे हुए लोग हों, अभी स्टार्टअप्स हों, स्टूडेंट्स हों, और इनसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जो बदले का एलिमेंट है, बदले की आग है, इसका कुछ ताल्लुक शऊर से भी होता है? क्या ये जो आहिस्ता आहिस्ता लोग कहते हैं कि सब्र और ढारस ये वक्त के साथ आ जाती है, एज के साथ आ जाती है, या फिर ऐसा कोई गारंटी लाइफ में मौजूद नहीं है? हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको आपसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फाकिया इमरान। थैंक यू सो मच फाकिया फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और आपने कहा ये आपके दिल की भी बड़ा तकलीफ है, मैं बहुत तैयार बैठी हूँ। पूछना चाहूँगी आपसे, कौन है आपके हदफ पे और किस पे है ये वार, लेकिन बाद में बात करेंगे। एंड डेफिनेटली वी ऑल्सो हैव विद अस फरहाना अवैस साहिबा, रिलीजियस रिसर्च स्कॉलर हैं और इसके अलावा आप इनको मीडिया पे इनके काम से बखूबी वाकिफ़ हैं। थैंक यू सो मच फरहाना आपा फॉर बीइंग है। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सिर्फ अच्छी बात ना बताइएगा जो बड़ी मुश्किल हो जाए हजम करना। पहले जरा उनसे रिलेट करें जो अभी आपसे और मुझसे ये उम्मीद लगा के बैठे कि कोई सही बदले की टेक्निक आप बताएंगी। बताएं इंतकाम के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी माशरे की जो खूबसूरती है वो उसके इल्म और इबादत से नहीं बल्कि अच्छे अखलाक से होती है। और ये दुरुस्त है कि इबादत जो है वो हमारी बुनियाद है और इसलिए हमें कहा जाता है कि अपनी नमाज़ों को, अपनी इबादतों को खूबसूरत बनाओ। लेकिन अखलाक जो है वो उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ है, क्योंकि कोई भी काम या कोई भी चीज़ जो है ना वो शिद्दत और सख्ती से संवारी नहीं जा सकती, लेकिन मोहब्बत और नरमी से जो है आप कोई भी काम अच्छे से करवा सकते हैं। शिद्दत और सख्ती जो है वो चीज़ को बिगाड़ देगी। तो ये जो हम बदले की आग की बात कर रहे हैं, तो ये इसका आगाज़ होता है गुस्से से, और गुस्से के हवाले से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं हदीस में भी, कुरान में भी, कि हमें मना किया गया और ये नहीं कहा गया कि बिल्कुल ना करो या करना ही नहीं है। गुस्सा हमें दिया गया है, लेकिन वो हमारे एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिया गया है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि कोई भी शख्स जो है ना वो फासिक और फाजिर के साथ, मतलब वो कहते हैं अगर मुझे भी कभी मौका मिले तो मैं फासिक और फाजिर के साथ ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, बद अखलाक के साथ नहीं, यानी जिसको बहुत गुस्सा आता हो उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी ये कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारी इबादत बहुत ज़्यादा है लेकिन तुम्हारा अखलाक अच्छा नहीं है तो तुम कभी भी जन्नत में नहीं जा सकते, लेकिन अगर तुम्हारी इबादत कम है लेकिन तुम्हारा अखलाक बहुत अच्छा है तो तुम ज़रूर जन्नत में जाओगे। सही। तो ये वो बातें हैं या ये वो बुनियादें हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि हमें कोई ऐसी बात बताइए जो जिससे हम अल्लाह के गुस्से से बच सकें, तो आपने फरमाया कि तुम खुद गुस्सा मत किया करो, यानी दूसरों पर तुम गुस्सा नहीं करोगे तो अल्लाह तुम पर भी गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन फरहाना आपा, इंतकाम को हम अखलाक के ज़ुमरे में कैसे डालते हैं? यानी कई लोग ये भी तो कहते हैं ना कि मीठी छुरी होते हैं, अंदर ही अंदर उनके दिल में क्या पक रहा है, क्या साजिश वो सोच रहे हैं, लेकिन मुंह पे बहुत अच्छा है, उनका अखलाक तो अच्छा हुआ। देखिए, वो लोग जो दूसरों के साथ इस तरह से रवैया रखते हैं ना, जो गुस्से का इजहार भी करते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं करते, तो वो असल में हसद की आग में जल रहे होते हैं। सही। और वो हसद होता है जिसको कभी वो गुस्से के तौर पे इजहार करते हैं, कभी वो कोई ऐसे काम करते हैं कि जो आपको प्रोवोक कर देते हैं कि बस आप भी कुछ करें फौरी तौर पे। और मैं समझती हूँ कि जब आप उस वक्त गुस्सा करते हैं तो आप अपनी एनर्जीज को ज़ाया कर रहे होते हैं। अच्छा, रियलिस्टिक टर्म्स में जैसे देखें, जिस शख्स को भी इंतकाम की आग में वो भड़क रहा है, आपको हमें उसको एट ए ह्यूमन लेवल कहीं ना कहीं उससे ये तो रिलेट करना पड़ेगा कि ये कोई भी इंसान पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, उसके साथ कहीं कोई ज़्यादती हुई है। वाकई मिसाल के तौर पे डोमेस्टिक अब्यूज़ का या किसी टॉक्सिक मैरिज का शिकार खातून है,
ये लावा अरसे तक पकता रहा, और अब वो जब अलग हुई है तो वो बेशक चलें किसी थेरेपिस्ट के साथ जाती है या उसको फैमिली में काउंसलिंग मिलती है, उसके लिए फॉरगिव कर देना या इंतकाम को फौरन फॉरगो कर देना आसान नहीं होगा, ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं होगा। तो आप जब उस लम्हे में हैं जब आप अभी माफ़ी से बहुत दूर हैं और आप तकलीफ में हैं, आप ऐसे लोगों को क्या मशवरा देंगे? देखिए, मुझे बड़ी अच्छी आपकी बात लगी और मैं यूजुअली ट्रेनिंग सेशंस में भी वही कहती हूँ, एंड आई रियली लाइक कि आपने वर्ड भी वही यूज़ किया था। उससे हम थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन कर रहे थे, हम ना फरिश्ते हैं ना हमें फरिश्ते बनने की कोशिश इतनी ज्यादा करनी चाहिए, और स्पेशली जब हम बातें बहुत कर रहे होते और बन नहीं रहे होते। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम इंसान भी बन जाएं ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी जो आपने चीज़ कही है ना कि इंतकाम की आग वाली, आई थिंक बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छी बात फरहाना ने इस टाइम पे अभी की थी। अगर आप किसी भी रिलीजन को उठा के देख लें, रिलीजन में किसी में भी जो रिचुअल्स हैं वो 10% से ज्यादा नहीं है। 90% जो रिलीजन है वो कोई सा भी है वो डीलिंग्स के ऊपर है, आपकी मेरी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर है। अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है और वो फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर बात है हम ये, अच्छा रिलीजन में भी फॉरगिवनेस वाला भी ये नहीं है कि आपको एक तरफ लगी है तो आप दूसरी तरफ भी कहें कि आके इधर भी मार दो, बिकॉज ह्यूमन नेचर में ये है कि आप अगर इसी तरह करेंगे, वो लावे वाली बात के पैसिव रहेंगे, तो एक टाइम आएगा, लावा क्या करता है, पकता रहता है, पकता रहता है, पकता रहता है। पहले पकेगा, उसी पैसिव बिहेवियर में होगा जहां मैं आप मुझे बातें सुना रही हैं और मैं सुन रही हूँ और सारा कुछ। फिर एक टाइम आएगा कि जहां से जमीन उसको नरम मिलेगी वो वहां से एकदम करके बाहर निकलेगा, ठीक है ना। सो वो पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर है। मुझे जो थोड़ी सी इस पूरी चीज में है ना, होता ये है, आई थिंक कुछ वर्ड्स का, अल्फाज का खेलना। इंतकाम एक चीज है, स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ इज अनदर थिंग, ठीक है ना। आप अपनी भी इज्जत करें और दूसरे की भी इज्जत करें तो आप इंतकाम वाली उस फेज तक जाते नहीं हैं। जब आप बहुत ज्यादा अपने आप को, देखिए बहुत दफा जब हमारे अपने सेल्फ इस्टीम के इश्यूज चल रहे होते हैं ना, तो वो एक बहुत बड़ी रीजन होती है हमारे पैसिव बिहेवियर की, कि मैंने आपको इतनी आज़ादी इतने अरसे के लिए दी कि आप मेरा फ़ायदा लेती रही हैं और मेरे अंदर वो नेगेटिव आपके खिलाफ एनर्जी आती रही है, ठीक है। अब एक टाइम आएगा कि मैं वो सारी की सारी लावा के तौर पे निकाल दूंगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर कुछ कहना, जैसे मैं कम्युनिकेशन में मुझे एक चीज़ जो एक लफ्ज़ मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं हर जगह का बात करती हूँ, एक बेस्ट कम्युनिकेटर वो है जिसमें करेज हो, हौसला हो सही बात कहने का, और कंपैशन हो सही तरह से कहने का, ठीक है ना। ये दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। अब अगर आप देखें, इन्हीं में से कंपैशन निकाल लें और सिर्फ करेज रख लें कि जी मेरे में करेज तो बहुत ज्यादा है, मैं आके ये क्या घटिया चीज रखी हुई है, ठीक है, ये कहना बहुत आसान है। बहुत सारे लोगों में ये करेज होता है, उसका नुकसान बाद में रिलेशनशिप पे क्या हुआ है। जब फॉरगिवनेस का भी यहाँ पे जिक्र हो रहा था और हमने कहा कि जी दूसरों को माफ़ करना हो, मेरा ओरिजिनल सवाल यही था कि जब आप अपने आप को तकलीफ में महसूस करें और आप माफ़ी के बहुत दूर हों तो आप क्या करें। अच्छा, यहाँ पे फरहाना आपा, यू विल गाइड मी और हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन मैं फ़तेह मक्का का जब भी वाक़या सुनती हूँ और उसमें बात की जाती है कि बदतरीन दुश्मन जिन्होंने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहती दुनिया तक ये मिसाल कायम की कि उनको माफ़ कर दिया। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा अहम इसके अंदर लर्निंग ये भी होती है कि मुसलमानों को, वो छोटी सी कम्युनिटी जिनको मक्का मुकर्रमा से निकाल दिया गया था, जिनको इतनी तकलीफ़ें दी गई थी, उसको उस मकाम पे, उस फतह याबी तक लेके आए। तो मेरे लिए अहम इसमें मैसेज ये होता है कि जब आप अपने आप को उस तकलीफ में महसूस करें, जब आप लाचार हैं, हेल्पलेस हैं और आपका दिल चाह रहा है आप इंतकाम लें, पहले अपने आप को मजबूत करें, पहले उस पॉइंट पे लेके आए। बहुत बड़ा मैसेज है ना इसमें आप ये देखें कि उस पॉइंट पे तो आए, ये कह देना कि भाई अगर ऐसा होगा तो मैं माफ कर दूंगा। नो, फर्स्ट यू गेट योरसेल्फ टू द पॉइंट ऑफ विक्टर। देखिए पावर तो है कि आप पावर वाली प्लेस पे हैं, हाँ। फिर आप माफ करें, फिर आपने माफ किया और फिर आपने, जब आपके पास तमाम तर आपके पास सलाहियतें, पावर्स एंड अथॉरिटी मौजूद है कि आप सबके सर कलम करवा सकते हैं, तब आपने माफी दी। अब जी हमारे पास एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? बस बड़ी मुझे खुशी हुई कल आपको लाइव देख के, और आई एक्सपेक्ट के मेरे ख्याल में आइंदा भी आप आएंगी और हम सीखेंगे आपसे। दोनों मेहमानों को सलाम करते हुए मैं कहना चाहूंगा, देखें बदले की आग में वो नहीं जलता, बदला वो नहीं लेता जिसने सब्र करना सीख लिया। अगर जिसने सब्र करना सीख लिया ना, तो उसमें वो फिर समझ लें वो कभी वो हमेशा माफ कर देगा। मैं पर्सनली फील करता हूं, जैसे फाकिया ने बात की, टोटली एग्री विद। देखिए आप बदला नहीं लें, लेकिन मैं पर्सनली मैं उस आदमी को रियलाइज जरूर कराता हूं कि तुमने यू हैव डन रॉन्ग विद मी। या आपको पता है, ये जो आप रियलाइजेशन की बात करें ना, उससे पहले एक मकाम है। देखें, आप बदला उसी से लेने के लिए सोचते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होता है, या वो शख्स या वो पोजीशन या वो सर्कमस्टांसेस जो आपके लिए अहम होते हैं। तो लव आपका बहरहाल है, उस चीज से आपको मोहब्बत है, लगा
लगाव है, आपकी चाहत है, और चाहत डिनोट करती है यहाँ पे पैशन को। जब आप बदले की तरफ जाते हैं वो भी दूसरा एक्सट्रीम है, वहां पे गुस्सा आ रहा है, वहां पे कड़वाहट है, लेकिन वो भी उतनी ही शिद्दत के साथ आ रहा है। तो इट इज ऑल अबाउट मैनेजिंग दिस शिद्दत एंड दिस पैशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। और आपने जो जिक्र किया ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, उससे पहले ये बात जरूर कर दूं, हाँ जी, आई केम लाइव येस्टरडे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन फेसबुक, और मैंने अनाउंस की है मेरी पहली मास्टर क्लास जो कि मैं रिज्यूम कर रही हूँ। पहला शहर जिसमें मैं जा रही हूँ दैट इज पेशावर। इट इज गोइंग टू हैपन ऑन द 28th ऑफ सितंबर, यानी हफ्ते के रोज। और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, द डिटेल्स आर राइट देयर। ये सोशल मीडिया पे भी अपलोड होने वाला है पोस्टर। आप फॉरन रजिस्टर कीजिए। सिर्फ 50 सीट्स होंगी। आई वांट एटलीस्ट के 50% यानी 25 सीट्स इसमें खवातीन को जाएं। और अगर आपकी उम्र एटलीस्ट 16 साल है, दैट्स ऑल यू नीड टू बी डूइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मास्टर क्लास। अब बढ़ते हैं जी, एक ब्रेक की तरफ वापस आएंगे और ये जो शिद्दत है, मोहब्बत की शिद्दत या नफरत की शिद्दत, इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक। और अब हमें पैनल में ज्वाइन किया है डॉक्टर वजाहत ने, और हम बात कर रहे थे कि भाई अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, बहुत आपकी चाहत है, कोई ना कोई लगाव है, तभी आपको एक सिचुएशन इस पॉइंट पे लेके जाती है कि आप महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरी कदर नहीं हुई, या मेरे साथ जुल्म किया गया है, एंड देयरफॉर यू आर थिंकिंग ऑफ इंतकाम या नफरत। तो बेसिकली हुआ ये है कि करंट वही था, और वो पॉजिटिव करंट था, तो मोहब्बत और चाहत थी। जब उसमें ज़रा सा स्टोरी में ट्विस्ट आया तो वही चीज़ नफरत बन गई। डॉक्टर वजाहत, एम आई राइट कि पैशन उतना ही है दोनों चीज़ों में? ये सही है या गलत है? देखिए, शिद्दत तो दोनों में जो है ना वो एक्सट्रीम है। हाँ। और वो बस चलते चलते पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में टकरा जाती है। तो बस वही स्पीड आपकी जो है वो एक दुश्मनी की कैफियत अख्तियार कर जाती है। कोई ये कहता है ना कि मोहब्बत का ऑपोजिट नफरत नहीं होता, मोहब्बत का ऑपोजिट इंडिफरेंस होता है, यानी जब आपको फर्क ही ना पड़े कि अगला क्या कर रहा है। लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते ना, जब तकलीफ में हो तो क्या करें। बदला लेने वाला शख्स जो है वो तो ऑब्सेस्ड होता है उस इंसान के लिए, स्टॉकर बन जाता है, स्पाई बन जाता है। वो उसकी सारी अच्छा बुरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो अपने से ज्यादा तो उसका ख्याल करता है। हाँ। और उसके अंदर वो आग में जल रहा होता है। सही। मोहब्बत में वो उसके फूलों में खेल रहा होता है। लेकिन हाँ। दोनों लोगों का जो ऑब्सेशन का लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर आप किसी चीज को सोचना चाहते हो और आप उसको फिर सोच रहे हो तो वो लाइकनेस होती है। लेकिन अगर आप किसी चीज को सोचना नहीं चाहते हो और फिर भी वो आपके दिमाग में आ रही है तो वो ऑब्सेशन है। अच्छा, ये फरहाना पर ये ऑब्सेशन जिससे कहा जाता है ना, सोच पे तो हमारा जोर ही नहीं है। आप अगर ठीक है अच्छी सोच को बढ़ावा दे सकते हो, जैसे कहते हैं ना मकनातीस की तरह होती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। एक अच्छी सोच आएगी तो उसके बाद दूसरी अच्छी, लेकिन वसवसा भी ऐसा ही होता है, वो भी अपने इर्द गिर्द और मजीद वसवसे लेके आता है। इससे कैसे बचा जाए? अच्छा, मैं तो फिर तुम्हें वही बात बताऊंगी ना कि हमें जो हमारे प्यारे आका ने तमाम चीज़ें बताई। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि बदला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने एनर्जीज को किस तरह से जो है इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें भी नुकसान ना हो और सामने वाले को रियलाइज़ भी हो जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से पूछा कि तेरे पसंदीदा बंदे कौन से हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो कि इख्तियार रखते हुए भी सामने वाले को माफ़ कर दे, वो मेरे पसंदीदा लोग हैं। और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब कोई शख्स किसी को माफ़ कर देता है ना, यानी गुस्से की हालत में है लेकिन उसको फिर भी माफ़ कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसके दिल को ईमान से भर देता है। और गुस्सा जो है वो ईमान को भी ख़राब करता है। हमें इसका एहसास नहीं है कि आपने फरमाया कि गुस्सा ईमान को इस तरह से ख़राब करता है जैसे आप शहद में कोई कड़वी चीज़ डाल दें तो शहद ख़त्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो इसलिए बार बार ये ताकीद फरमाई गई कि गुस्सा ना करो, क्योंकि यही है जो आपको भड़काता है और कहता है कि जी ये बदला लो, इसने क्या मुझे अपने से कम समझा हुआ है कि मैं भी जो हूँ इससे बदला लूँ। एक और चीज़ बताऊँ, अगर आप बदला नहीं लेते ना तो सामने वाले को आप उसकी आग में दरअसल छोड़ देते हैं। नहीं, कई वाइसेस इन्वॉल्व है ना, जैसे आपने खुद कहा कि इसके अंदर एक थ्रेड इसमें मोहब्बत का भी है, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पे आपने बहुत उससे लगाव का इजहार किया था। दूसरी तरफ ये भी है कि आप अपने ईगो पे हर्ट लेते हैं, लेकिन लेते हैं ना उसकी ज़्यादती। हर दफा ये नहीं होता कि मोहब्बत की वजह से वो रिश्ते खराब हो रहे होते हैं। बहुत से ऐसे मामलात होते हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया कि हम ऑफिस में हैं, एक शख्स जिससे आपका कोई ताल्लुक भी नहीं है, बस आपके साथ बैठ रहा है या वो जानता है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपको लाइक किया जा रहा है, उसके अंदर हसद पैदा हो गया। वो तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब वो हसद, गुस्सा और इंतकाम की, तो
वो तो आपका अना का भी तो एलिमेंट है ना, इसमें एक मोहब्बत है, मुझे बल्कि अना भी मोहब्बत से जुड़ी हुई लगती है कि एक फॉल्स ईगो है, किसी ने कोई भी एक्ट किया आपने उसको बहुत पर्सनली लिया, आपने उसको एक मैटर ऑफ प्रेस्टीज बना लिया। सिद्रा देखें बात सारी ये बहुत प्यारी बात इधर से भी डॉक्टर साहब ने भी कि देयर इज अ पैशन एंड देयर इज ऑब्सेशन, दोनों के अंदर बहुत फर्क है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और इन टर्म्स ऑफ उसकी जो बैंडविड्थ बनती है। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, यही फरहाना वाली चीज़ भी, नेचर जो है ना मैंने बनाई है ना आपने बनाई है, नेचर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, जहाँ से अल्लाह ताला से आप कह लें एक तरह से कम्युनिकेट करते हैं। नेचर में भी शिद्दत जहाँ आती है ना, आप देखें एक ओवरऑल बैलेंस है, आप किसी भी रिलेशनशिप में, आप किसी भी इमोशन में जब भी उस बैलेंस से आउट होंगे ना तो आप बीच में सफर करेंगे। अच्छा, जो आपने, अब मुझे आपने जो इसमें डिस्टिंक्शन की पैशन एंड ऑब्सेशन, मुझे लगता है ऑब्सेशन में आपकी वो जो एनर्जी है वो एक नुक्ते पे जाके बस एक पे आप अटक जाते हैं। ये कैनवस कैसे खोला जाए, जो फिल्टर खराब हो जाता है, बल्कि ये फोकस का लेंस खराब हो जाता है डॉक्टर वजाहत, उसको दोबारा से ब्रॉड, यानी दुनिया में वो कहते हैं ना फलक देख, पहाड़ देख, शजर देख, वो कैसे दोबारा देखें? लोगों की बातें होती है ना, ये बड़े फिनोमिनल लोग होते हैं, कोई ताकत वाला आदमी है और वो बदला नहीं रहता, ये एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है, ये सिर्फ एक शख्स नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, इसके पीछे बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स है मेरी लाइफ के अंदर, जिसमें मेरी पर्सनैलिटी का ताल्लुक है, मेरे ऑनगोइंग सिचुएशन का ताल्लुक सबसे ज्यादा है कि अगर मेरे साथ किसी ने बहुत बुरा किया और अगले ही 2 महीने के बाद मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया, अब मेरी सेल्फ स्टीम हाई हो गई, साइकोलॉजी मेरी बहुत पॉजिटिव है और मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, तो आप क्या कहती है तुमने उससे बदला नहीं लेना? तो मैं बोलूंगा छोड़ो यार, अब तो मैं खुश हूँ। तो ऑनगोइंग सिचुएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके उस मामला से जिसमें बदला। अगर आप उस बदले के बाद कुछ कर नहीं पा रहे, आप फारिग हो गए, आपके साथ लॉस हो गया है, डिप्रेसिव थॉट्स में चले गए, या सुबह शाम आपकी एक जैसी है, तो फिर आप उसके लिए इंटेंसिटी बढ़ा देंगे बदले के लिए। प्रोजेक्ट रिवेंज ले लिया ना आपने, कहा यार जिंदगी में कुछ और नहीं है करने, कुछ इंतकाम ही लिया जाए। आप अगर फारिग हैं, अगर आप हारे हैं और आपको तो ऑटोमेटिकली एसोसिएट तो हम करते ही हैं, अगर हम रात सुबह टकराते हैं तो भी कहते हैं रात को बिल्ली ने रास्ता काटा था, तो ये हमारा दिमाग, तो हम कहते हैं जो आज मेरी नाकामी का सबसे बड़ा ताल्लुक है ना ये इस शख्स की वजह से। अच्छा, इसमें फिर एक बात जो वाज़ेह होती है, जो डॉक्टर वजाहत ने कहा कि इंतकाम में, जब भी आप इंतकाम लेने के बारे में सोच रहे हैं या आप पे ये कैफियत तारी हो रही है, इसमें एक एलिमेंट है ब्लेमिंग का, यानी आप जहां पे अपने आप को डिसएडवांटेज पा रहे हैं, आप उसका सारा मर्यादा दूसरे पे डालने की कोशिश करें, इसकी वजह से नाकाम हूं, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। फिल्मों में बात करेंगे, फिल्मों में मैं खड़ा हूँ वो तुम्हारी वजह से खड़ा हूँ, तो वही तो फिल्मी बात कर रहे हैं डॉक्टर वजाहत, तो एक जुमला हम बड़ा सुनते हैं, इंतकाम के लिए सही वक्त का इंतजार करो। ये मोहरत, ये वक्त कौन सी शुभ घड़ी है, इसमें जरा बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं आपके मौजूद पर कभी बात करूंगी। कल आपने मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करती, फेसबुक यूज करती हूँ, तो वहाँ आपसे लाइव बात हो सकती है? कुछ समझ में नहीं आया था आप कौन सा शो कर रही है, क्या FM पे है, क्या है? अच्छा जी, मैं आपके लिए दोबारा बता देती हूँ, मैं अपनी मास्टर क्लास दोबारा शुरू कर रही हूँ। ये सेशंस हैं, वर्कशॉप्स हैं उन लोगों के लिए जो पब्लिक स्पीकिंग या फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्किल सीखना चाहते हैं। इसका जो पहला सेशन है वो पेशावर में होने वाला है सैटरडे 28 को। अगर आप पेशावर में हैं या आप पेशावर में किसी को जानते हैं जो इससे फायदा उठा सकते हैं तो उनको रेफर कीजिए। कराची वालों के लिए आप कब करेंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, देखिए आप जो इंतकाम की बात कर रही है ना, वो है ना कुदरत लेने के बाद जो कुदरत रखते हैं आप इंतकाम की और आप माफ कर दें। और अगर हम इस्लाम के तहत देखें तो बदला लेने से बेहतर है माफ कर दो। कुछ मामला ऐसे होते हैं कि दिल चाहता है बदला लें, लेकिन आप अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह बेहतरीन मुसीबत और बेहतरीन बदला लेता है। आप अगर थोड़ा सब्र कर लेना, मुझे कुछ कहता है ना, मैं मुंह से जवाब दे के बदला लेती हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ लोग सोचते हैं नुकसान पहुंचा दिया जाए। आप साइड के वाकये का जिक्र कर रही थी, तो अच्छा, इसमें दो चीजें मेरे पास आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक तो वाकई जब कोई आपको ये कहता है कि सही वक्त का इंतजार करो, वो आपको थोड़ा दिलासा दे रहा होता है, बहला रहा होता है, या इस जुमले का मतलब क्या है? देखें सही, हाँ, अब ये जिस तरह आप बहलाने वाली बात करें, इट कुड बी दैट एज़ वेल, चलो थोड़ा सा टेम्परेचर ठंडा होगा तो खुद ही आप देखो ना, जब आप और मैं बहुत गुस्से में हैं, अब उस टाइम पे एनर्जी लेवल हाई है, यू नो फिजियोलॉजी गोज विद साइकोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट, उस टाइम पे मैं कुछ भी कह दूंगी। तभी जो हमारे भी कहते हैं, बुजुर्ग भी कहते हैं, फिर हम उसको आगे जाके डिफरेंट टूल्स भी बना देते हैं कि जी ये रिफ्लेक्टिव पॉज है, ये पहले टोलो और पहले सोचो और फिर बोलो। तो वो एनर्जी लेवल जो है वो जब आपका चेंज होता है तो आपका रिस्पांस लेवल डेफिनेटली उससे बदल जाता है। आपका एनर्जी जैसे ही बॉडी की फिजियोलॉजी टेम्परेचर नीचे आएगा, आपका रिस्पांस लेवल डिफरेंट हो जाएगा। मैं एक छोटी सी चीज जरूर कहना चाह रही हूँ, जिस तरह सब्र वाले मामले पे भी, एंड आई एम वेरी, अब मैं खुद चूंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती रही हूँ इतने अरसे से, मेरे ख्याल में हम सब्र को पैसिवनेस से ना मिलाएं। ठीक है, बहुत दफा हम सब्र को पैसिवनेस के साथ मिला देते हैं। अभी चुप हो जाओ,
नहीं, पैसिवनेस ये कि मेरी जो अगर पैसिव वीक अप्रोच है ना, अगर किसी भी चीज के बारे में, या मैं अपने डर के, मैं उसको डर को सब्र से नहीं मिलाऊं कि मेरे साथ आपने कोई ज्यादती की या आपने मुझसे बहुत ऊंची आवाज में या गलत तरह से बात की है। स्टैंडिंग, वही मैं जिसको कहती हूँ ना पैसिव और एग्रेसिव वाली बात है। अगर मैं अपने लिए खड़ी नहीं होंगी, और बहुत तरीके हैं बात करने के, कोई आके आपको अगर थप्पड़ मार देता है, आप जाके उसको थप्पड़ भी मार सकते हैं, और आप जाके उसका हाथ पकड़ के उसको कह देते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी कह सकते हैं, और आप जाके उसको कहते हैं अच्छा चलो यहाँ पे भी मार दो। ये 3 डिफरेंट अप्रोचेस हैं। मैं बात को बड़ी प्यारी सी बात ने स्टार्ट की है नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक चीज होती है डिस्प्लेसमेंट, एक चीज होती है पैसिवनेस, और एक चीज होती है असर्टिवनेस। डिस्प्लेसमेंट ये है कि आपकी और मेरी नाराजगी हुई, किसी बात पे तू मैं हुई, अब मैं पैसिव हूँ, मैं अपने राइट्स की, मैं अपनी गलत बात आपसे नहीं शेयर कर सकता, तो मैं जाते हुए दरवाजे को पीटता हुआ चला गया। तो मैं पैसिव, असर्टिव ये है कि मैंने अपनी राइट्स की बात आपके साथ बकायदा की। बदला लेने वाले अग्रेसिव होते हैं, गिलास खींच के मारा, हाँ, या तो गिलास खींच के मारा, ये तो बिल्कुल ही बस ये जो होते हैं ना बदला लेने वाले होते हैं, दे आर हाईली पैसिवली एग्रेसिव, कि ऊपर से ये पैसिव होते हैं, अंदर से इनके अंदर एग्रेशन होता है, जो कि वो कहीं ना कहीं वे आउट नहीं हो रही होती। तो कहीं ना कहीं कई काउंसलर्स ज्यादा खतरनाक कौन है, पैसिव अग्रेसिव या अग्रेसिव अग्रेसिव? ये बड़े खतरनाक होते हैं। एग्रेसिव वाले जो है ना, वो बेचारे दिल के बड़े बीबे होते हैं, कर करा के ठंडे चल जा, चाय पीते हैं बैठ के, चलो जो हुआ सो हुआ, निकाल दी ना उन्होंने। पैसिव एग्रेसिव का आपको पता नहीं है कि अंदर कितना पकड़ा है। बेसिकली हमारे खवातीन ज्यादा पैसिव एग्रेसिव होती है या मर्द हजरात? ओके, जनरलाइज करें। मर्द एग्रेसिव है और खवातीन पैसिवली एग्रेसिव हो रही हैं, क्योंकि वो चाहती, लेकिन ये है कि पैसिव भी बहुत औरतें हैं, ठीक है। जो अच्छा पैसिव की कभी हम बात करेंगे, ये बहुत लंबा कॉन्टेक्स्ट, हम जाया नहीं कर सकते इसको। लेकिन अग्रेसिव खवातीन आर नॉट वेरी डेंजरस, जो बड़ा के बोल देती हैं वो इतनी डेंजरस नहीं है, वो खुद ही इतना जला के चली जाती हैं कि उनको नुकसान क्या किसी और को पहुंचते हैं। बिकॉज उस देखें, सबसे बड़ा डैमेज एग्रेसिव, अगर मैं बहुत गुस्से वाली हूँ ना, और मेरी जुबान बहुत तेज है, और मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ जहाँ पे दूसरे का लिहाज नहीं रखती हूँ, तो सबसे बड़ा डैमेज मैं अपने आप को करती हूँ। आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना मुझे खुद को है। नहीं, अंदर तो चले वो तो अलहदा बात है। मेरे रिलेशन आप देखें ना, आप अपने डिफरेंट रास्ते काटते जा रहे हैं। जो एग्रेसिव बंदा है, उससे मुझे याद आया, बद से बदनाम बुरा, जितना आप बोल सकेंगे आपका इमेज भी खराब हो गया, और दूसरे को अगले पॉइंट्स मिल रहे हैं। अच्छा देखो, ये तो बोलती है ऐसे, इसकी वजह से ये है ही ऐसी, हालांकि वो सोचे या ना सोचे। जरा क्या हमारी नफ्सियात में खेल चलते। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, और मैं थोड़ा सा ना घरेलू हवाले से बात करना चाहूंगी। इस टॉपिक को मैं सास, बहू और भाभी और नंद और देवरानी और जेठानी के हवाले से, हाँ जी, मैं सिर्फ अपने घर का हवाला दूंगी आपको। हमारे घर में क्या होता है कि मेरी नंद आई है, वो अपने घर की सिचुएशन बताएगी। अम्मी मेरी सास तो यूं करती है, मेरी सास तो यूं करती है, और मेरी सास अपनी बेटी का बदला अपनी बहुओं से ले लेती है। ओह, अच्छा, आपको लगता है कि वो जाए इस बदले को आप किस उनकी थिंकिंग आपको लगता है कि कलर्ड हो जाती है? ठीक है, आपको लगता है कि उनके इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी फैंटेसी में उसका बदला ले लेती हूँ। मुझे बताएं, आपकी वट्टे सट्टे की शादी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। फिर भी इंतकाम आपसे लिया जाता है। ये वैसे बड़ा आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट किया। मैं भी वैसे सोच में तो मैंने बड़े बदले लिए हैं। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ सोच में ही ले लेती हूँ बदले, है ना, क्योंकि सामने नहीं लिए जाते, वो बड़ी होती हैं, एक अदब का, उम्र का लिहाज आ जाता है, आप मुंह पे इनको कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर आप उनसे बदला लेके ना फैंटेसी में, तो अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेते हैं। हाँ, ये वैसे एक इम्पोर्टेंट बात है। और हम जरा बात करते हैं अपने पैनल पे, कहीं इससे आप पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ा, आपकी सेहत पे या आपकी मेंटल वेलबींग पे? ये देखने की ज़रूरत है, इस पे बात करते हैं हम। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। अच्छा, ये हमारे जैसे कई बेबस हेल्पलेस लोगों की बात है कि कोई आगे अथॉरिटी फिगर है, चाहे वो बॉस हो, सास हो, हस्बैंड हो, जिनको आप कुछ कह नहीं सकते। वहाँ पे वजह जो आप बात कर रहे थे, पैसिव वो बाय डिफॉल्ट नहीं है, बाय सिचुएशन है। यानी उनका दिल तो बहुत चाह रहा है बहुत कुछ कहने का, लेकिन उनको पैसिव मजबूरी में होना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या पैसिव जो है ना, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसमें एग्रेशन होता ही नहीं है। वो आप उसमें जितने भी जुल्म करें, बोलेगा बस जैसा है, उसके अंदर से भी ये नहीं पैदा होता है कि कौन लोग हैं, मेरे क्यों नहीं मिला कर बहुत है। मैं कभी हम इस बारे में शो करेंगे, आपको वाकयात के साथ बताएंगे, उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज तक होती है। अच्छा जी, ये जो आपने बात की, ये पैसिवली एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि उनको वो चीजें नहीं मिल रही होती, एनवायरनमेंट, बॉस के साथ
तो वो पैसिव एग्रेसिव होते हैं। लेकिन पैसिव भी ऐसे होते हैं उनके आप कुछ भी कर लें वो कहते हैं बस ठीक ही है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, सब ठीक। हाँ, बदला लेने वाले जो पर्सन है ज्यादातर वो पैसिवली एग्रेसिव इसलिए होता है क्योंकि वो कैथारसिस नहीं कर पा रहा होता अपने दिल का हाल। बड़े सारे तरीके होते हैं दिल का हाल बताने के। जब अगर हम कोई बदला लेने वाले को आप बिठा लें और आप अच्छे से उसको काउंसलर्स या खुद बैठ के उनके साथ बातें करना शुरू करें, आप देखिएगा कि 3, 4, 5 सिटिंग के बाद वो सामने वाले के लिए दुश्मनी खत्म कर देगा। अगर आप दिल के करीब लेके आए ना, तज्जिया कारों वाली बातें ना करें। कभी खुद बदला लिया है आपने? मैंने जब लिए जब मैं कमजोर इंसान था, मतलब जब मेरे पास चीजें कम थी, संभालने की चीजें नहीं थी, तो मैं फारिग था, मैं कहता अच्छा मैं बदले लेता था। लेकिन अभी तो इतने दुश्मन हो गए हैं, लेना शुरू किया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। समझ नहीं होता कि मतलब सारा काम इसी चक्कर में लग जाए। ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पे लोग बता रहे थे तुम्हारे बारे में ये बात हुई, शादी के बारे में ये बात हुई, तो बदले तो इतने हैं कि कभी हॉलिडेज में दिल में रखते हैं ये बात कि अच्छा किसी ने ये कही है तो देखा जाएगा, भी देखते हैं। आई रियली वर्क हार्ड ऑन इट सीरियसली, कि दिल में ना रखना। बड़ी एक फिलॉसफी है कि अगर आप दिल में ये रखेंगे तो फिर अच्छी चीज कहाँ रखेंगे आप? आपसे तो मैं उम्मीद नहीं करती आपने बदला लिया होगा किसी से, लेकिन वो जो इन्होंने अभी बात की, कभी फैंटेसी में बदला लिया है किसी से कि अच्छा अगर मौका मिला ना तो मैंने हाँ तो लिया, फैंटेसी में लिया तो उसका वैसे नहीं लिया, वैसे नहीं लिया। और बहुत दफा जिंदगी में बहुत से लोगों ने बहुत बुरा किया, बहुत करीबी लोगों ने बहुत बुरा किया, और नेचुरली मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं था तो मैं हैरान थी कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने फिर यही सोचा कि ये दरअसल इनके अंदर का कोई हसद है, जलन है, जिसको ये निकाल नहीं पा रहे, तो इन्होंने इस तरह से इसका इजहार किया है। अच्छा, और चूंकि मेरी कोई गलती नहीं थी तो मैं सिर्फ उनको देखती रही और मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया। ये बहुत वाइज और समझदार पोजीशन होती है जब अगर आपके साथ ज्यादती हो रही हो, कोई कुछ गलत कह रहा हो, तो आप उसको रादर देन दैट बीइंग अ रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ, आप ये कहें कि नहीं ये अपनी अक्कासी कर रहा है, ये अपने दिल का गुबार। आप यकीन करें कि मैंने आपसे जैसे पहले कहा ना कि जब आपके साथ कोई बहुत ही बदतमीज हो ना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा हो, गुस्सा कर रहा हो, तो पहली रीजन तो ये होती है कि वो आपसे हसद कर रहा होता है, उसको अपने गुस्से का इजहार इसलिए कर रहा होता है। तो पहले तो आप ये करें कि उसको उसी तरह से जवाब ना दें। आप जितना ज्यादा आपके साथ कोई बदतमीज है आप उतने ही ज्यादा पोलाइट हो जाएं, क्योंकि वो जो आपका उस वक्त का रिएक्शन है ना, वो बाकी बहुत सारे लोगों के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। दूसरा ये जो कहते हैं ना कि बड़े लोग भी और सभी जानते हैं कि गुस्से में जो है ना आपकी नेचर का और आपके अंदर का इजहार हो रहा होता है। आप वो हर चीज बोल देते हैं जो आपके दिल में होती है सामने वाले के लिए, समझाने की नीयत से जो ये जुमला कहा जाता है, जिस तरह अभी हम सही वक्त का कह रहे थे, वो पता नहीं बहलावा या क्या, लेकिन इफेक्टिव बहुत होता है। दूसरा जो अक्सर कहा जाता है कि अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है और आपका दिल चाह रहा है कि आप रिवेंज लें, तो बड़े बूढ़े या कोई आपका जो खैर ख्वाह होगा हमेशा आपको कहेगा फिर तुम में और उसमें फर्क क्या रहेगा। बिल्कुल सही, इस फर्क को याद रखना बड़ा जरूरी है। देखिए सिद्रा बात, और ये लिटरली मैंने पर्सनली खुद भी जिंदगी में कुछ जगहों पे एक्सपीरियंस किया। फाइनली जो मैंने अपने साथ डिस्कशन की है वो ये कि मैं आपके साथ कैसे बिहेव करती हूँ ये मेरा कैरेक्टर है, ठीक है। आप मेरे साथ कैसे बिहेव करती हैं ये आपका कैरेक्टर है। योर कैरेक्टर शुड नॉट ड्राइव माई कैरेक्टर, ठीक है। बात सारी की सारी, एंड ये डॉक्टर साहब वुड एग्री टू दैट एज वेल, सारी चीज आ जाती है आपकी सेल्फ इस्टीम के ऊपर। और सेल्फ इस्टीम किसी एक जगह से नहीं बन रही होती, उसमें बचपन की भी बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। अगर आपके नज़र में अपनी एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट और वो होता है, वहाँ पे वही वाली बात है करेज और कंपैशन वाली भी, कि हर जगह पे आप ना दुहारी को चढ़, आपने जो बात कहनी है हर बात कहने का तरीका है। सही। आप दूसरे को बड़े आराम से ये मैसेज दे सकते हैं कि आप मेरा एडवांटेज नहीं ले सकते। बल्कि ये भी कहा जाता है ना कि जब आपका दिल दुखा हुआ हो या आप उस गुस्से के आलम में, उस वक्त तो और खामोशी इख्तियार कर लो, सो दैट यू आर एबल टू प्रोसेस योर ओन इमोशन, या उसको चैनलाइज कर। बिल्कुल। अच्छा, ये जो भी यहाँ पे बात हुई इसको मैं आगे लेके जाना चाहूंगी। हमारी कॉलर ने भी जैसे कहा, वैसे आई डू दिस, फैंटेसी में इस पे कोई जोर नहीं है, हम बड़े बदले सोचते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि अल्लाह ताला ने एक चीज हमारे अंदर डाली हुई है कि जब वो गुस्सा जरा काम डाउन हो जाता है तो उस सोच पे भी अपने आप पे शर्मिंदगी हो रही होती है कि यार मैंने सोचा भी क्यों। लेकिन अच्छी बात ये होती है ना कि हमने जवाब नहीं दिया और हम खामोश हो गए, ये सबसे प्लस पॉइंट होता है। और जवाब कभी उस वक्त नहीं देना चाहिए जब आप शदीद गुस्से की हालत में हो। मैं तो फिर उसके बाद अल्लाह मियां से भी माफी मांग रही होती हूँ कि मैंने सोच लिया है ये, सॉरी कि मैंने सोचा भी ऐसे, थैंक गॉड कि बोला नहीं, लेकिन सोचने की वजह से ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या रिवेंज का कोई पॉजिटिव चीज भी निकल सकती है। वो जो कार्डेशियन बहन है हमारी, उसने एक रिवेंज बॉडी नाम का प्रोग्राम भी बनाया है जिसमें बड़े मोटे मोटे लोग फिट हो गए सिर्फ इस बात से कि अच्छा तुमने मुझे ठुकराया, अब देखो मैं कितनी हॉट बन के दिखाती हूँ। क्या ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है रिवेंज का या नहीं, इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ अलग ही रूप में आप आई हुई हैं और पता नहीं क्यों आप एक तलवार लेके घूम रही हैं इस वक्त। लेकिन हम बात कर रहे हैं जी इंतकाम पे, और इंतकाम इज़ एनर्जी। बेसिकली आपके अंदर किसी भी चीज़ के बारे में बहुत एक्सट्रीम पैशन मौजूद है। अब आप इसको जब तक पॉजिटिव था, जब तक आपको वो रिस्पॉन्स मिल रहा था तो आप उसको अच्छा सब कुछ हंकी डोरी था। लेकिन जहाँ आपकी तवक्कुआत से बरक्स कोई ट्रीटमेंट होता है या कोई फेलियर हो जाता है या कोई सेटबैक हो जाता है, तब आपको समझ नहीं आता कि ये जो बहुत सारा पैशन है ये ज़रा डार्क साइड पे ना निकल जाए, नेगेटिव साइड पे ना निकल जाए। उस वक्त बहुत ज़रूरी है इसको वापस रिक्लेम करना। तो जी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बेस्ट रिवेंज, मैंने प्रोग्राम से पहले कहा था आपसे कि बेस्ट रिवेंज का तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। और बेस्ट रिवेंज इज़ सेल्फ लव। आप अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप को वैलिडेट करें। अगर किसी की किसी हरकत की वजह से आपको लगा आपके साथ ज्यादती हुई है, उसको पर्सनल ना लें। वजह कैसा, यानी सेल्फ लव आई थिंक इज़ अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। कैसे मुमकिन है कि हम अपने आप को वो अहमियत दें जो हम दूसरों से तवक्को करते हैं कि वो हमें दें? आई थिंक जब आपके साथ कोई हादसा होता है तो वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ लोग कौन है, आपको कौन लोग जो है उस वक्त फर्स्ट एड दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप जख्मी हालत में किसी नेगेटिव के पास चले गए तो वहाँ से फिर आपकी एनर्जी बड़ी ख़राब हो जाती है। और अगर आप उसके बाद किसी अच्छे स्कॉलर, डॉक्टर या कोई पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठना शुरू हो जाएं तो आप कैथारसिस तो करते हैं। वेंट आउट तो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है, रोना, गाली बकना, बुरा भला कहना, फिर वो एक उबले हुए दूध की तरह फिर हम नीचे आते हैं। वो नीचे आने के बाद हमें कौन लोग मिल रहे हैं, वहां से हमारा क्या रास्ता बनता है, क्या पॉसिबिलिटीज हमें। इसको एक मिसाल से समझा देते हैं ना। अक्सर खवातीन अगर कंप्लेन कर रही होती हैं कि उनके हस्बैंड का कहीं बाहर इंटरेस्ट डेवलप हो गया, आप किसी गलत कंपनी में जाके ये बात का इजहार कर दें तो वो आपको मशवरा देंगे, तो फिर तुम्हें क्या परवाह है, तुम भी जाओ, तुम भी लोगों से मिलो। लोग करते हैं, अच्छी मिसाल दी आपने, बड़ी चलती फिरती मिसाल है। यानी लोगों से कहा जाता है और वो अब आप अपने आप को खराब कर रहे हैं। दिस इज नॉट सेल्फ लव। ये आप अपने आप को वैलिडेट नहीं कर रहे, अपने आप अपनी दुनिया भी खराब कर रहे हैं, अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हैं। क्या, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश? क्योंकि उस वक्त जब पैशंस आए हैं तो हमें तो कोई सुनने वाला कान चाहिए जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए, जो हमें कहे कि हाँ तुम जो फील करी हो बिल्कुल सही है। बिल्कुल। देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हम कहते हैं ना, हम किसी से सजेशन लेने जा रहे हैं या मशवरा लेने जा रहे हैं, ये बड़ी सिंपल सी बात हमें समझ लेनी चाहिए। हम मशवरा नहीं लेते, वैलिडेशन लेते हैं। मुझे पता है अगर ये दो लोग हैं, ये मेरे चीज़ पे इंडोर्स करेंगे और वो नहीं करेंगे, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही आऊंगी। ठीक है ना, एक तो सबसे बड़ी बात। दूसरा जो बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने यहाँ पे कही है, देखें अभी थोड़ी देर पहले जब आपका शुरू भी हुआ था तो जैसे फिजिकल हेल्थ है जी, मेरी फिजिकल हेल्थ डिपेंड करती है मैं किस तरह की डाइट लेती हूँ, किस क्वालिटी का फूड खाती हूँ। सिंपल सी बात है। मेरी मेंटल और सोशल और इमोशनल हेल्थ डिपेंड करती है कि उसको किस तरह का खाना मिल रहा है, और वो खाना मिलेगा उन लोगों की कंपनी से। देखिए ना, थॉट्स पे भी कंट्रोल है। थॉट्स पे कंट्रोल कैसे? आप अपने आप को कहाँ एक्सपोज कर रहे हैं। ये बड़ी प्यारी इन्होंने बात की फर्स्ट एड वाली भी। और किन लोगों, आप हमेशा, चाहे आप साइकोलॉजी को उठा के देख लें, चाहे आप रिलीजन को उठा के देख लें, एक चीज बार बार कही गई है कि अचीवर्स, इफ यू वांट टू बी एन अचीवर, आप अपने आप को ऐसे लोगों के साथ लेके जाएं जो इन्होंने जिंदगी में खुद कुछ अचीव किया है। ठीक है, सो अगर आप अपने आप को सराउंड करेंगे ना राइट माइंडेड लोगों के साथ, आपकी खुराक जो आप अपने आप को दे रहे हैं वो सही है, आपकी पर्सनालिटी सही रहेगी। एक रिसर्च आजकल ये कहती है कि अगर आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि आपकी 5 साल के बाद ज़िंदगी कैसी होगी, आपने क्या कुछ अचीव किया होगा, लुक एट द 5 पीपल जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं। आप उनसे मुख्तलिफ नहीं हो सकते। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये कॉल ड्रॉप हो गई। लेकिन फरहाना आपा, एक यहाँ जो सोहबत का ही जिक्र किया जा रहा है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सेइंग मेरी नज़र से गुजरी कि जो इन्वायरमेंट, जिस सोहबत ने आपको बीमार किया है, जहाँ पे आपको ये एहसास जगाया गया है कि आपने इंतकाम लेना है या आपके साथ ज़्यादती हुई है, आप वहीं पे रह के कभी हील नहीं हो सकते। आपको अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा। या तो फिजिकली डिटैच करें, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो मेंटली डिटैच करें। आप इसमें कुछ सदाकत देखती हैं? देखिए, ये जो आपने सोहबत की बात की बिल्कुल सही है कि जब आप फूलों के साथ बैठते हैं तो आप खुशबू लेके उठते हैं, और अगर किसी धुनकनी वाले के साथ बैठेंगे तो धुआं और कोयला लेकर ही उठेंगे, और काला आपके कपड़ों पे भी लगी हुई होगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके दोस्त अच्छे हों। अगर आपके दोस्त कोई इतने अच्छे नहीं है जिनसे आप समझते हैं कि एक अच्छा मशवरा मिलेगा या आप सेटिस्फाई होंगे, तो घर में कोई ना कोई बुजुर्ग ऐसा ज़रूर होगा, चाहे आपके पेरेंट्स में से हो या आपके ताया, मामू, चचा, इन रिलेशंस में से कोई हो, और या मुमानी हो, चाची हो। ऐसे रिश्तेबाज होते हैं जो बहुत आपके लिए केयरिंग होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, और हमेशा आपको किसी ऐसे मौके पर अगर आपको ज़रूरत पेश आए तो वो आपको एडवाइस भी बहुत अच्छी करते हैं। तो आप ऐसे मौके पर सारा जो कैथारसिस है वहाँ जाके करें,
और उनको कहें कि आप क्या समझती हैं बड़े होने के नाते, या आप क्या समझते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। आप बिलीव करेंगे कभी भी कोई जो बड़ा आपके साथ सिंसियर है या जो आपकी भलाई चाहता है वो आपको गलत एडवाइस कभी नहीं और करेगा। इसका हमने एक फिजिकल देख रही थी मैं ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट भी है। आप बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स लें और उसके अंदर उस डब्बे के अंदर एक फंगस लगा हुआ, फफूंदी लगा हुआ फल रख दीजिए। आप ये देखेंगे कि वो तमाम फ्रूट जिनका अभी प्रॉबेबली लाइफ 3-4 दिन थी, उन्होंने अभी सड़ना गलना नहीं था, उन सब पे फंगस लग जाएगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि आप एक बुरी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, राशिद मलिक बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है राशिद साहब आपके? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू। तो मुझे एक बात ये आ रही है, इंतकाम का जो एलिमेंट है ये ज्यादातर गुस्से की पैदावार होती है। गुस्सा बचपन में ही जब आता है तो उसमें जब इंसान के जब ये ग्रो कर रहा होता है तो उसमें माओ का बड़ा किरदार होता है कि उसकी बचपन पता चलता है ये मेरा बच्चा गुस्से वाला है। सही। तो उसको किसी तरफ ट्रैक किया जा सकता है, अच्छी पॉजिटिविटी की तरफ। तो वो ये है कि वो थोड़ा सा उसमें फिर पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है तो उसकी ग्रोथ में फिर ही आ जाता है। एक बात ये है कि अगर किसी इंसान ने दूसरे को बड़ा दुख दिया है या बड़ा नुकसान पहुंचाया और आप उससे बदला लेना चाहते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं कि जी मैं माफ कर दूं, लेकिन आपका अंदर उसे कहता नहीं इसने मुझे बड़ा दुख दिया है, मैं अपने आप को समझा नहीं पाते। तो फिर मेरे ख्याल में उसका एक तरीका ये है कि इंसान ये सोचेगा इस मिसाल के तौर पे चले ठीक है मैं बदला ले लेता हूँ, उसके नुकसानात ज़हन में रखें कि अगर मैंने बदला ले लिया उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। वो जब बंदा सोचता है कि उसके नुकसानात क्या है मेरे से। राशिद साहब, आपकी इस बात से मेरे जहन में आ रहा है कि एक बहुत बड़ा चेंज आया है। अगर आप 1970 के 80 की दिहाई के गाने सुने ना तो उसमें अगर ब्रेकअप होता था या आपस में लड़ाई हो जाती थी हीरो हीरोइन की तो माशाल्लाह वो पूरा गाना बद्दुआओं से भरा हुआ होता था। अब जो ब्रेकअप सॉन्ग है वो बड़ा मुख्तलिफ है, उसमें कहा जाता है कोई बात नहीं, दोबारा मुस्कुराइए, आगे बढ़िए। तो ये जो चेंज आया है इसके बारे में बात करेंगे। जिनका दिल दुखावा होता है अब बद्दुआएं देना लोगों ने कम कर दी हैं, वो मूव ऑन जल्दी करते हैं या अभी भी एक अंदर से एलिमेंट है जो और बद्दुआ का एलिमेंट है? अब ये नफ्सियाती तौर पे जो असरात हैं वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अल्लाह पे के सपोर्ट कर देते हैं कि ठीक है, अपनी पोजीशन जरूर क्लियर करते हैं, सामने वाले को एहसास भी दिलाते हैं कि तुमने गलत ये बात की है, तुम्हें नहीं करनी चाहिए था, या ये गलत काम किया, नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं मीसने, वो खामोश हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा मौका आने तो फिर तुम्हें ठीक करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऐसे लोग नहीं है, दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। मिली जुली कैफियत होती है, कोई ये कहता है तुम्हें अल्लाह पूछेगा, अब इसमें सब्र भी किया है लेकिन अल्लाह मियां से की दरखास्त भी की है, तो उसमें क्या करें? देखिए ये हकीकत है कि जब आप अल्लाह के सपोर्ट कर देते हैं ना, मुझे बल्कि वाकया याद आ रहा है छोटा सा, मैं कल कहीं पढ़ रही थी कि बनी इसराइल के दौर में एक कोई बूढ़ी औरत थी, उसका छोटा सा घर था झोंपड़ा नुमाना, तो वहाँ का जो बादशाह था वो अपने महल को एक्सटेंड कर रहा था। सही। तो वो उसने उसको कहा कि ये अपना यहाँ से हटा लो वरना हम इसको रिमूव कर देंगे और हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो उसने कहा मैं तो मेरा तो यही सब कुछ है, मेरी तो पूरी कायनात यही है, मैं इसको नहीं यहाँ से हटा सकती। तो वो किसी काम से अपने घर से निकली, कोई जरूरी काम था, उसने अपने बादशाह ने पीछे लोगों को भेजा और कहा कि इसको निकाल दो यहाँ से। और जब वो वापस आई तो उसका घर टूटा फूटा पड़ा हुआ था और वहाँ पे कुछ और काम शुरू हो चुका था। तो उसने आके देखा और एकदम घबराई और उसने उसके आंसू निकल आए ना कि ये मेरे साथ क्या हुआ। उसने सिर्फ आसमान की तरफ देखा और कहा परवरदिगार मैं नहीं थी लेकिन तू तो था, तू तो देख रहा था और तू ये जानता है कि मेरे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं। अभी उसने ये अल्फाज दिल में सोचे ही थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बादशाह को उसके महल समेत ज़मीन बोस कर दिया। तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी के साथ जुल्म करेंगे ना, ज्यादती करेंगे, तो फिर मजलूम और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता। अभी मजलूम ये सोच रहा होता है कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, उधर से काम हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए ना ये जो हम लोग बड़े अग्रेसिव होते हैं, नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, अगर हमने नहीं किया तो सामने वाला सोचेगा कि हम कमजोर हैं। ये मत सोचें कि आप कमजोर हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी सलाहियत ही ये है कि आप उसको जवाब ना दें, उसको उसके उस जलन और हसद में ही खत्म हो जाने दें। पर इस सारी गुफ्तगू में मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं ये मैसेज भी जा रहा है कि जिसने भी ज्यादती की है, जिससे भी इंतकाम आप लेना चाहते हैं, आप ये इमेजिन करके बैठें कि आप हक पर हैं और अगला बंदा गलत है। लेकिन जिंदगी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। हो सकता है किसी ने आपने 10 किया और दूसरे ने 12 किया तो उससे थोड़ी सी ज्यादती हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि जब हम इंतकाम की आग में जल रहे हैं एंड वी आर पेंटिंग द वर्स्ट पिक्चर कि सबसे ज्यादा ज्यादती मेरे साथ हो गई है, तो वजाहत कहीं ना कहीं ये विक्टिम मेंटालिटी नहीं है कि आपने दूसरे को डिमोनाइज ही कर दिया। देखिए विक्टिमाइजेशन जो है वो अमूमन उन लोगों का एक हथियार है जो उसका कुछ कर नहीं पाते या अपना कैथारसिस नहीं कर पाते, तो वो अपने आप को एक खास में विक्टिमाइज कर देते हैं। और वही लोग तो हैं जो कहीं सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं फिर,
ठीक है, या माशरे के लिए खतरनाक बन जाते हैं कि उनको ये होता है कि हमारे साथ या हमारी फैमिली के साथ ये हुआ तो अब हम ये बात करेंगे, ये करेंगे तो ये हमारा राइट है। इसी तरह हमारे खानदान में होता है कि अच्छा तुमने रात की रोटी नहीं बनाई, ये बनाई थी, ठीक है सुबह आप देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुमने जाना है ना अम्मी के घर में, प्लान कैसे कैंसिल मैं देखो ऐसा प्लान करूंगी कि तुम्हें 1 बजे किचन में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये जो रात का विक्टिमाइज बंदा था वो सुबह जो है कोई ना कोई फिर प्लान बनाता है। ठीक है, इंस्टिंक्ट है। नहीं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप उस इंतकाम की कैफियत में जाएं तो आपको ये भी अपनी स्टोरी को खुद भी जरा चैलेंज करें कि मैं कोई जरूरत से ज्यादा विक्टिम तो नहीं फील कर रही। ह्यूमन ब्रेन में कैपेसिटी क्या है, अब साइंस जो कहती है, और ये आप अपने साथ भी देखें, अब जब भी अपनी स्टोरी में हमेशा या तो मैं ही मजलूम हूँ और मैं ही हूँ, मेरी स्टोरी में आप सब जालिम मैं मजलूम मेरे साथ हुआ है। सो एक तो सेंसिबल बंदे की निशानी ये है कि वो अपने आप को भी चैलेंज कर लेता है जी। वो ये देख लेता है, अगर आप देखें ना जो आप ये बात कह रहे हैं विक्टिम वाली, जो सबसे ज्यादा वो लोग जो एग्रेसिव हैं या जो इंतकाम बहुत ज्यादा हर चीज, वो उनको लगता है कि वो सबसे बड़े विक्टिम है। सही, उनकी स्टोरी। हाँ, तो मुझे तो ये लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी विक्टिम हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे वो। अब जैसे मियाँ बीवी के बीच में देखिए, बीवी से आप सुनेंगे कि मेरा मियाँ घर में पैसे भी नहीं देता, मुझे अटेंशन भी नहीं देता, घर में भी फैसले चल रहे हैं, लेकिन भाई जब जब आपको मौका मिला माशाल्लाह फायरिंग आपने भी भरपूर की बात है ना। जितनी भी सिचुएशंस है ना ये एक्सट्रीम वाली, ये सिर्फ 15 मिनट की होती हैं जी। आप उसको पहले से अपने ध्यान में रखेंगे, ये 15 मिनट की कैफियत है, उसकी भी निकल जानी है, मेरी भी निकल जानी है। हाँ। असल में डिसीजन मैंने 15 मिनट के बाद लेना है, और वही कामयाब होता है जो गुस्से में डिसीजन नहीं ले रहा होता। अच्छा, और अभी जैसे आपने कहा कि अगर किसी के साथ जुल्म या ज्यादती की है, इसकी दुहाई तो हम देते रहते हैं, यानी जहाँ आप हेल्पलेस हैं और आप बदला नहीं ले सकते, आप अगले को एटलीस्ट ये एहसास दिलाने की कोशिश करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं कि देख साथ तो तुमने ज्यादती की, तुम्हारे साथ क्या होगा। जो बेचारा अग्रेसर है, जिससे ज्यादती हो गई, वो भी इंसान है ना, उसके पास क्या सॉरी करने का, अपोलोजाइज करने का, मेकअप करने का, आपके रिवेंज से पहले सारे रास्ते बंद हो गए फाकिया। देखें, एक सिंपल सी बात है, एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म का सीरीज टीवी पे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज टीवी पे चलती होती थी, मैं चूंकि सीरीज बहुत देखती हूँ, रिवेंज ही उसी सीरीज का नाम था, और उसकी ओपनिंग लाइन मुझे बड़ी पसंद है। उसकी ओपनिंग लाइन ये है कि व्हेन यू एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ रिवेंज, डिग 2 ग्रेव्स, यानी जब आप इंतकाम लेने जाते हैं तो 2 कब्रें खोदें, एक तो वो, हाँ, एक तो वो जिसमें आप उसको डालेंगे, एक क्योंकि आप एक डिफरेंट बंदा बन जाएंगे उस प्रोसेस ऑफ इंतकाम के अंदर। मे बी सिद्रा यू आर नॉट लाइक दैट, लेकिन जब आप उस प्रोसेस, क्योंकि मैंने तो अब आपको नहीं छोड़ना, ठीक है ना, तो उसमें मैं अपनी पर्सनैलिटी से बाहर निकल जाऊंगी। दूसरी मेरे ख्याल क्या में पता उसने इवॉल्व करके अल्लाह मियां से माफी तलाफी भी कर ली और अच्छे काम कर लिए ना। अगर मैंने आपके साथ ज्यादती की, उसके बाद आके मैं अगर आपको एक कहती हूँ कि सिद्रा ठीक है मेरे, तो ना आप दिल बड़ा रखें, आप माफ देखिए, जितनी आई थिंक 1-2 चीजें अगर हम सीख लेना वक्त के साथ, तो शायद हमें अपनी जिंदगी में आसानी होगी, जो मैंने प्रैक्टिकल, अब फरिश्ता बनने की कोई जरूरत नहीं है। एक बड़ा मजेदार किस्सा मुझे याद आ रहा है, टाइम भी बड़ा कम रह गया, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। वो इंतकाम की और वक्त की बात यहाँ पे कर रहे थे। मैं एक शादीशुदा जोड़े को जानती हूँ, जिनकी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो चुके हैं, लेकिन जब वो नए उनकी शादी हुई थी तो एक प्रोस्पेक्ट आया था कि वो नॉर्दर्न एरियाज जा सकते हैं, वो नॉर्दर्न एरियाज नहीं जा सके, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में बहुत अच्छी चीजें उनको मिली, लेकिन जब भी उन हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, वो बीवी की कहानी वहीं से, जो तुम तो मुझे मरी भी नहीं लेके गए। तो ये वो कैफियत है जिससे आप अपने आप को एक अजाब मुसलसल में खुद ही रखते हैं, और इससे आप अपने आप को खुद ही छुटकारा दे सकते हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया फाकिया, फरहाना आपा एंड डॉक्टर वजाहत फॉर बीइंग हियर। आप अपने आप से इंतकाम ले रहे हैं या अगले से ले रहे हैं, पहले इस बात का जरा तयन कर लीजिए, और अपनी स्टोरी को चैलेंज करते रहना, ये बहुत अहम है। लेकिन अगर कोई ना कोई ऐसी इनसिक्योरिटी है, कमजोरी है, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आप इजी टारगेट बनते हैं, तो खुद ही अपने आप को, जैसे जी अंग्रेजी नहीं आती तो कहते हैं सब इस पे चोट करते रहते हैं, तो सीख लें अंग्रेजी। इस तरह का कोई भी स्किल आप सीख सकते हैं, सीखने का अमल पूरी जिंदगी चलता है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी, खुदा हाफिज।